नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयाणी में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड के लास्ट अपने इसके प्रहार के रूप में हम ये मैराथन क्लास लेके आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जो अपनी इकोनॉमिक्स है उसको कंप्लीट एक वीडियो के अंदर कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का अपना पहला टॉपिक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में किन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर। आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर हम तीन भागों में क्षेत्र को बांट सकते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है। लोगों के नियोजित होने के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रकों में बांट सकते हैं: संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। जबकि स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रकों में बांट सकते हैं: एक तो निजी क्षेत्रक और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्रक। अब इनके उपनाम की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित होती हैं। ठीक है। और इसके अंदर मुख्य रूप से अगर व्यवसाय की बात की जाए तो इसके अंदर कृषि, वानिकी, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और खनन, ये सारी चीज़ें इस प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ये व्यवसाय ये इसके अंदर क्रियाकलाप किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर विनिर्माण आता है, यानी कि कच्चे माल का उपयोग करके और तैयार माल जो दूसरा माल है उसके अंदर परिवर्तित माल तैयार करना, और यह कार्य घर पर भी किया जा सकता है और उद्योग धंधों के अंदर भी। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सारी चीज़ आती हैं। यानी तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि यह प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के सहायक के रूप में कार्य करता है। तथा इसके अंदर शिक्षक, धोबी, नाई, मोची, दुकानदार, अधिकारी, ये सारे व्यवसाय भी इसके अंदर आते हैं। ये सारे जो प्रोफेशन है ये भी इसमें आते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर वस्तु उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवा दी जाती है। याद रखना, कुम्हार है वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वह मिट्टी का उपयोग करके और फिर उसके बाद में मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं आज़ादी के समय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था। तो दोस्तों, आज़ादी के समय सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। जबकि आज़ादी के समय अगर रोजगार की बात आएगी तो रोजगार के अंदर भी प्राथमिक क्षेत्र का ही सर्वाधिक योगदान था। यानी आज़ादी के समय जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था, और सर्वाधिक लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही रोजगार की दृष्टि से लगे हुए थे। जबकि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर जीडीपी के अंदर तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। जबकि रोजगार के अंदर अब भी प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर ही सर्वाधिक जनसंख्या, आधी से अधिक जनसंख्या डिपेंड करती है। भारत में सर्वाधिक अल्पसंख्यक अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या फिर प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है वर्ष के कुछ महीनों में ही हमें रोजगार मिलता है, तो ये कृषि क्षेत्र के अंदर मिलता है। ठीक है। और छिपी हुई बेरोजगारी की बात की जाए तो ये भी कृषि क्षेत्र में ही मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसको हम प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं। यानी कि प्रचंड बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति काम के अंदर लगा हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन अगर उसको उत्पादन कार्य में से हटा दें तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी उत्पादन के अंदर उसका कोई योगदान नहीं होता है। लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन के उपाय क्या हैं? अतिरिक्त रोजगार का सृजन लोगों के लिए कैसे किया जा सकता है? एक तो सरकार द्वारा सस्ती दरों के ऊपर ऋण उपलब्ध करवा के, ताकि वो अपना कोई भी अपना काम धंधा है वो स्टार्ट कर सकें, या फिर खेती बाड़ी के अंदर अपना अच्छा निवेश कर सकें और कर्जदारों के जाल में नहीं फंसे। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना करके, भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि आधारित मिलों की स्थापना कर सकते हैं, शहद मधुमक्खी पालन वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पर जो अपने शीत भंडार उनकी स्थापना कर सकते हैं, दाल मिल की स्थापना कर सकते हैं, ताकि वहीं के वहीं कच्चा माल मिल जाए और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। एक यहाँ पर इसके अंदर पर्यटन और शिल्प उद्योग का विकास करके भी अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जा सकता है। और दूसरा, बच्चों का विद्यालय के अंदर प्रवेश करवा के ज़्यादा एडमिशन होंगे तो ज़्यादा भाई टीचर्स की भर्ती होंगी, ज़्यादा निर्माण कार्य होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा, संगठित व असंगठित क्षेत्र में अंतर। क्या अंतर है? दोस्तों, अपने को इमेज बनानी है। अगर संगठित क्षेत्र का है तो अपने को एक टीचर की इमेज बना लेनी है माइंड के अंदर, उसके बारे में उसकी विशेषताओं के बारे में सोचना है। जबकि असंगठित क्षेत्र के बारे में है तो किसी परचून की दुकान पर काम करने वाले कोई भी मजदूर होता है उसकी इमेज बना लेनी है। उसके आधार पर हमें देखना है कि कौन सा सही बैठता है, कौन सा नहीं बैठता है। प्रश्न ये आएगा नहीं इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र की विशेषता है या फिर नहीं है। देखो भाई, रोजगार की अवधि के बारे में बात की जाए, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि ये है वो बिल्कुल निश्चित होती है कि भाई इतने साल तक आपको नौकरी करनी है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नहीं होती। संगठित क्षेत्र में काम सुनिश्चित होता है कि भाई इस काम के लिए आपको नौकरी पर लगाया गया है, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम सुनिश्चित नहीं होता तो उससे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, रोजगार से निकाला नहीं जाता उनको नौकरी से, जबकि असंगठित क्षेत्रों में काम नहीं होने पर उन्हें रोजगार से निकाला जा सकता है।
सेंट्री क्षेत्र के अंदर कार्य की समय अवधि निश्चित होती है 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी, जबकि सेंट्री क्षेत्र में नहीं होती है। सेंट्री क्षेत्र में सवेतन छुट्टी मिलती है, यानी छुट्टी है, सवैतनिक अवकाश मिलता है, यानी अवकाश लेते हैं तो उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाती है। नियम विनियम होते हैं सेंट्री क्षेत्र एसेंट्री क्षेत्र दोनों के लिए होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एसेंट्री क्षेत्र में उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। सेंट्री क्षेत्र में भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ भी मिलता है, जबकि एसेंट्री क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं होती है। अब हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं था। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियों के उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक काल के अंदर आर्थिक जो ये भाई मतलब विदेशी शासक थे, इनकी आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो इनकी आर्थिक नीति का दो ही उद्देश्य था। एक तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना, और दूसरा भारत को केवल कच्चा माल के रूप में भारत का इस्तेमाल करना और तैयार माल के बाजार के रूप में। ये इनका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इंग्लैंड को सर्वेसर्वा बनाना था, उनका आर्थिक विकास करना था। सर्वाधिक राष्ट्रीय आय का अनुमान, तो इसके अंदर दोस्तों ये चेंज करो, इसके अंदर आएगा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन है वो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के अंदर लगाया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने राष्ट्रीय आय व 340 करोड़ का आकलन किया था तथा 20 रुपये इन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का आकलन किया था। एक दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था अपने, इनका लेख था इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इसके अंदर इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया के अंदर धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जबकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1867 में। 340 रुपये पूरे देश की इन्होंने आय बताई थी और 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई थी। औपनिवेशिक काल के अंदर राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? तो दोस्तों 1931-32 के अंदर डॉक्टर VKRV राव ने सबसे पहले जो आकलन किया था, जो उसको सर्वाधिक वैज्ञानिक आकलन माना जाता है औपनिवेशिक काल के अंदर। उन्होंने 62 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय उन्होंने बताई थी। आज़ादी के समय कुल राष्ट्रीय आय कितनी थी? 4,931 करोड़ रुपए थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय थी 230 रुपये वार्षिक थी। तो हमें याद करना है कि आज़ादी के समय 230 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी, जबकि दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये वार्षिक बताई थी, जबकि डॉक्टर VKRV राव ने 62 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बताई थी। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या है? यानी कृषि क्षेत्र के अंदर गतिहीनता क्यों पाई जाती है? एक तो भू राजस्व प्रणाली। अगर मुख्य कारण पूछा जाएगा कि औपनिवेशिक काल के अंदर कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था, तो उसके अंदर अपना ऑप्शन आ जाएगा अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व जो भी इनकी विधि थी वो। ठीक है, दूसरा खेतीबाड़ी के अंदर निम्न टेक्नोलॉजी का उपयोग था, निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था और उर्वरकों का भी बहुत कम मात्रा के अंदर प्रयोग किया जाता था। इस वजह से कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गतिहीनता थी। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणालियाँ कौन कौन सी थी? अंग्रेजों द्वारा 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली अपनाई गई थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त की बात की जाएगी तो स्थायी बंदोबस्त है वह 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनको लागू किया था और इसके अंदर जमींदारों के साथ में इन्होंने समझौता किया था और यह पूरे देश के यानी पूरे देश के मात्र 19% भाग के ऊपर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। और अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए, एग्जाम में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं। किसने लागू की? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके साथ में समझौता हुआ इस विधि में? जमींदारों के साथ में अंग्रेजों ने समझौता किया। पूरे देश के कितने प्रतिशत भाग के ऊपर यह व्यवस्था लागू थी? 19% भाग के ऊपर। कहाँ कहाँ पे लागू थी ये? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, यानी जहाँ पर अंग्रेजों का सबसे पहले स्थापत्य हुआ था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक आएगा और बनारस आएगा। 5 क्षेत्र याद करने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साथ में यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक और यहाँ पर बनारस और ऐड करो। ठीक है, इसके अंदर जो भू राजस्व वसूल होगा उसके अंदर 1/10 भाग जमींदारों का हिस्सा उसके अंदर फिक्स किया गया और जबकि 1/11 भाग, सॉरी इसमें 1/11 भाग आएगा, जबकि 10/11 भाग है वह अंग्रेजों का फिक्स किया गया। अब बात करते हैं सूर्यास्त कानून की। सूर्यास्त कानून है वो 1794 के अंदर लाया गया। ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इस कानून के तहत अगर कोई जमींदार है जो दिन उसका फिक्स कर रखा है उस शाम तक अगर वो अपना कर है वो अंग्रेजों के पास जमा नहीं कराएगा, अपना हिस्सा जमा नहीं कराएगा उनका हिस्सा, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इसे कहते हैं सूर्यास्त कानून। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी, ये जो बंदोबस्त है इसकी सबसे पहले कब और कहाँ लागू हुआ? 1792 के अंदर 12 मील मद्रास के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसके अंदर
इसके अंदर किसके साथ में अंग्रेजों ने इसके अंदर समझौता किया था? सीधे किसानों के साथ में इन्होंने समझौता किया था। ठीक है, हम रैयत का मतलब होता है किसान, सीधा इन्होंने किसान के साथ में समझौता किया था। और पूरे देश के कितने प्रतिशत भाग के ऊपर ये व्यवस्था लागू की थी? कुल 51% भाग के ऊपर ये व्यवस्था लागू थी, यानी पूरे देश के अंदर आधे से अधिक भाग के ऊपर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। किन किन क्षेत्रों के अंदर लागू थी ये? बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंग। देखो, तीन अपने जो मेन जो महानगर हैं, तीन क्षेत्र हैं, वो याद करने हैं। बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल। ठीक है, तीन हो गए। साथ में कुर्ग अपने कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, असम और सिंध। ठीक है, यानी अपने को स्थायी की बात की जाए तो स्थायी बंदोबस्त तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस में लागू था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, कुर्ग, असम और सिंध के अंदर लागू थी। सबसे पहले ये 12 मई के अंदर 1792 में लागू हुई। और इसको लागू करने वाले थे मुख्य रूप से रीड और हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि रैयतवाड़ी रीड व हेक्टर मुनरो। महलवाड़ी की बात करते हैं, ये 1822 के अंदर लागू हुई थी और इसे कुछ रेगुलेशन के साथ में, कुछ संशोधन के साथ में 1833 के अंदर दोबारा लागू किया गया था। इसको लागू करने वाले थे बर्ड और होल्ड मैकेंजी। ये जो बर्ड है, इनको उत्तर भारत के अंदर भूमि व्यवस्था का, भूमि कर व्यवस्था का इनको जनक माना जाता है। इसके अंदर समझौता पूरे गांव के साथ किया गया था। महल का मतलब होता है पूरा गांव, पूरे गांव के साथ समझौता किया गया था कि भाई पूरे गांव को इस हिसाब से टैक्स देना है, आप चाहे कैसे भी आपसे मिलजुल के कृषि करो, कैसे भी करो। ठीक है, और ये व्यवस्था भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग के ऊपर लागू थी। तो स्थायी बंदोबस्त 19% और रैयतवाड़ी 51% और महलवाड़ी 30% भाग के ऊपर लागू थी। और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पे लागू थी? पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, या यानी वर्तमान जो पंजाब हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश, और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है यहाँ पर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब के अंदर, उत्तर भारत के अंदर मुख्य रूप से ये लागू थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में विऔद्योगीकरण के पीछे विदेशी शासकों का उद्देश्य क्या था। यानी इन्होंने भारत के उद्योग धंधों को विकसित नहीं होने दिया अंग्रेजों ने, इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था वो हम पढ़ते हैं। तो भाई इसके अंदर जो इनका मेन उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य इनका ये था कि यहाँ से हम कच्चा माल लेके जाएं, क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय इंग्लैंड के अंदर उद्योग धंधे विकसित हो चुके थे और उनके लिए उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो इसलिए यहाँ से कच्चा माल ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य था। और तैयार माल उनके लिए उनको बाजार भी चाहिए था, तो भारत को कच्चे माल के रूप में इस तरह इस्तेमाल करो और बाजार और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इंग्लैंड को समृद्ध बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था, वहाँ के उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल ले जाना। अगला प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग है वो वर्तमान के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, जबकि पटसन उद्योग है वह बंगाल प्रांत के अंदर उस समय भाई अवस्थित था। यानी सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान जो महाराष्ट्र और गुजरात है, उस समय क्या था, उस समय बम्बई प्रांत था, वहाँ पर ये ज़्यादा स्थापित हुआ था क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी थी और आसानी से वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर कच्चा माल यानी कपास मिलती थी। जब पटसन उद्योग है, इसका जो भाई स्थानीयकरण था वह था बंगाल प्रांत के अंदर। पटसन और जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्य मुख्य जो उस औपनिवेशिक काल के अंदर उद्योग धंधे स्थापित हुए थे। पहला लौह इस्पात कारखाना 1870 के अंदर कुल्टी, पश्चिम बंगाल के अंदर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 के अंदर जमशेदजी टाटा ने की थी। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना भाई कहाँ 1853 के अंदर मुंबई में स्थापित हुआ था। जबकि जूट उद्योग का प्रथम कारखाना है वो 1855 के अंदर रिसरा, बंगाल के अंदर। जो चीज़ जहाँ पे पैदा हुई वहीं पर उनको उसका पहला कारखाना है। सूती वस्त्र उद्योग का 1853 में काम हुआ था बम्बई के अंदर, और जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 में रिसरा, बंगाल के अंदर। पहली पहली ऊनी मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत किसका निर्यातक था? भारत कच्चे माल का निर्यातक था। और किसका आयातक था? तैयार माल का। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में इस्तेमाल किया था। अब हम बात करते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर है ये पोर्ट साइड से स्वेज की खाड़ी तक, यानी कि भूमध्य सागर से और ये लाल सागर को ये इधर जोड़ती है। और स्वेज नहर के खुलने के बाद में अंग्रेजों का जो व्यापार था वो और ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी कम होगी। पहले इंग्लैंड वाले थे वो केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पास से जो नीचे अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से जो वहाँ से घूम के आते थे, इसलिए इनका दौरा बहुत लंबा पड़ता था। प्रथम जनगणना की बात करें तो प्रथम जनगणना है वो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जबकि प्रथम नियमित जनगणना की बात आएगी तो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन ने पहली जनगणना करवाई थी। उसके बाद में प्रति 10 वर्ष के अंदर जनगणना होने लगी। जनांकी के संक्रमण का पहला सोपान 1921 के अंदर माना जाता है, 1921 से पूर्व। पहला सोपान 1921 से पूर्व और द्वितीय सोपान 1921 के बाद, यानी 1921 है कि महान विभाजक वर्ष कहलाता है। देखो दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। नंबर 1, जनांगी के संक्रमण का पहला सोपान 1921 से पूर्व, दूसरा सोपान 1921 के बाद। एक प्रश्न इसमें दूसरा प्रश्न बनेगा, भारत में जनसंख्या ह्रास कब हुई? यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी जनसंख्या घटी थी बढ़ने की बजाय। तो ये 1911 से 1921 के दशक के अंदर -0.31% रही थी। यानी उस समय भुखमरी और अकाल के कारण महामारी फैली थी, इस वजह से 1911 से 21 के दशक यानी 1921 की जनगणना के अंदर जब उस समय 1921 के अंदर जनगणना की गई तो वहाँ पर जनसंख्या का ह्रास सामने आया था। ठीक है, और भारतीय इतिहास के अंदर
जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? 1921 को माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? देखो, अलग अलग चीजें हैं। जनसंख्या हाँ से 1911 से 21 के दशक में हुई थी, यानी 1921 की जनगणना में सामने आई थी महामारी अकाल के कारण, और इसको महान विभाजक वर्ष भी माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि 1921 के बाद में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। औपनिवेशिक काल में साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता दर 16% थी, महिला साक्षरता दर 7% थी, जबकि शिशु मृत्यु दर है वो 218 थी, जबकि वर्तमान के अंदर मात्र 28 है। जीवन प्रत्याशा जो वर्तमान के अंदर लगभग 67 पॉइंट कुछ के आसपास है, जो उस समय मात्र 32 वर्ष थी। तो ये अपने याद करने, औपनिवेशिक काल के अंदर 16% साक्षरता दर, महिला साक्षरता 7%, शिशु मृत्यु दर 218 थी जो वर्तमान में 28 है, जबकि जीवन प्रत्याशा उस समय मात्र 32 वर्ष थी जो वर्तमान के अंदर 67% है। अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण के उद्देश्य क्या थे? देखो भाई, अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण के दो उद्देश्य थे। एक तो देश के आंतरिक भागों से जो कच्चा माल है उसको आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाना, यानी बाहर से कच्चा माल लेके और आसानी बंदरगाह तक पहुंचाना और तैयार माल को भारत के बाजारों तक पहुंचाना। और दूसरा, अगर विद्रोह की स्थिति बने तो आराम से जो अपनी सेना है उसको देश के अंदरूनी भागों तक आराम से पहुंचाना, ये उद्देश्य था। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल स्टार्ट हुई थी मुंबई से थाने के बीच में। डाकघर विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। अब हम बात करते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये अपना तीसरा चैप्टर है। देखो भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर समाजवादी व पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। लेकिन अब अपने को क्या याद करना है कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। उसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की ज़्यादा अहमियत थी, निजी क्षेत्र बहुत कम था। जबकि वर्तमान के अंदर पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवाद माल इसके अंदर निजी क्षेत्र का प्रतिशत ज़्यादा है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है। 1991 में देश की स्थिति की बात करें तो 1991 के अंदर देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और भारत के पास में इतनी ज़्यादा आवश्यक स्थिति खराब हो गई थी कि भारत के अंदर सरकार है उसके पास में विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। मात्र 2 सप्ताह के आयात भुगतान हेतु विदेशी जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार था वह शेष था और भारत एक प्रकार से सट्टे के लायक देश माना जाता था। मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लगभग 17% मुद्रास्फीति की दर उस समय चल रही थी। तो ये स्थिति देश की हो गई थी, आर्थिक संकट से देश गुजर रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया। प्रश्न है, भारत ने कहाँ से ऋण लिया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। कब लिया? 1991 के अंदर। कितना लिया? $7 बिलियन लिया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या शर्त लगाई? शर्त ये लगाई कि हम तुम्हें कर्ज दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपने देश के अंदर उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी। यानी जो तुमने प्रतिबंध लगा रखे हैं निवेश के ऊपर, उद्योग धंधों के ऊपर, उनको आपको बिल्कुल उनको सरल करना पड़ेगा। ठीक है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो इनको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 के तहत इनकी स्थापना हुई थी और इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। 1945 के अंदर इन दोनों की स्थापना हुई थी। नई आर्थिक नीति की बात की जाए तो 1991 के अंदर नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति भी इसे कह सकते हैं, इसकी स्थापना की गई और इसके तहत 3 चीज़ों को अपनाया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG। ठीक है, इनको शॉर्ट के अंदर ये भी कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन 3 प्रोसेस के तहत इन्होंने नई आर्थिक नीति को अपनाया। अब इन तीनों का हम थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? देखो भाई, उदारीकरण का अर्थ होता है कि आर्थिक नीतियों, नियम, कानूनों का सरलीकरण, यानी जो सरकार ने नियम बना रखे, कानून है, उनको आसान बनाए ताकि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके। या इसको हम दूसरा इस भाषा में भी समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो अवांछित नियंत्रण है, जो भी प्रतिबंध है सरकार के द्वारा, उन्हें समाप्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उदारीकरण के तहत उठाए गए कदम। उदारीकरण के तहत सरकार ने क्या क्या कदम उठाई? तो भाई, इसके तहत सरकार ने जो भी अवांछित नियंत्रण थे, जो भी प्रतिबंध थे, उनको हटाया। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो भी प्रतिबंध थे उनको हटाया। वित्तीय क्षेत्र में, कर व्यवस्था के क्षेत्र में भी इन्होंने संशोधन किया, कर व्यवस्था को कम किया और विदेशी विनिमय के अंदर भी और व्यापार और विदेश नीति के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे जो नियम थे उनको आसान बनाया ताकि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके।
अब हम बात करते हैं निजीकरण का। तो भाई देखो क्या होता है निजीकरण। अर्थव्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र की भूमिका के अंदर वृद्धि करना निजीकरण कहलाता है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कम करके और निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाना। या हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक या फिर राज्य की संपत्तियों को निजी स्वामित्व में देने की प्रक्रिया। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा अपने स्वामित्व या फिर जो उसका हिस्सा है उसको कम करना। ठीक है, तो ये जो निजीकरण है इसको दो प्रक्रिया द्वारा इसको अपनाया गया है। कौन कौन सी दो प्रोसेस हैं? एक तो ये है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो सीधे कंपनियों को बेच दिए जाए, यानी सरकार के अधीन जो उपक्रम है उनको निजी कंपनियों को बेच दिया जाए। एक तो इस विधि द्वारा भाई इस विधि को इसको निजीकरण को अपनाया गया। और दूसरा ये था कि सरकार द्वारा अपना हिस्सा कम कर लेना, यानी 100% उसमें गवर्नमेंट की भागीदारी है तो उसमें से अपना कुछ 20-30% हिस्सा 20-30 पैसा अपना निकाल लेना और उतना ही उसका निजी क्षेत्र को उसके अंदर एंट्री करने के लिए उसको मौका देना। तो ये दो प्रकार की प्रोसेस के माध्यम से निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। और सरकार द्वारा अपना लगाया हुआ पैसा वापस निकालना कहलाता है विनिवेश। देखो निवेश होता है किसी चीज़ के अंदर पैसा लगाना, ठीक है, और विनिवेश होता है अपनी जो पूंजी है अपना जो हिस्सा है उसको वापस खींचना। तो सरकार द्वारा निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा सार्वजनिक उपक्रमों में से जो निकाला उसको हम कहते हैं विनिवेश प्रक्रिया। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरह ये समझ लेते हैं कि अपनी जो घरेलू अर्थव्यवस्था होती है जो अपने देश की सीमा के भीतर उसको विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना, या फिर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार है वो उसकी राजनीतिक सीमा से बाहर करना, पूरे विश्व के साथ में अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। अब हम बात करते हैं आगे वैश्वीकरण के तहत मुक्त प्रवाह किसका होता है। तो दोस्तों वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्तीय बाजार सभी का मुक्त प्रवाह होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर। यानी वस्तुएं भी जाती है, कच्चा माल भी जाता है, तैयार माल भी जाता है, और व्यक्ति हैं वो एक देश से दूसरे देश के अंदर सेवा भी देते हैं। यानी एक देश दूसरे देश के अंदर श्रम का भी उसके अंदर प्रवाह होता है, पैसे भी एक देश से दूसरे देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगाती हैं, और ज्ञान भी जाता है, नई टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में जाती है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? मुख्य भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियां निभा रही हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? वे कंपनियां जिनकी इकाइयां एक से अधिक राष्ट्रों के अंदर स्थापित है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये स्वदेशी भी हो सकती हैं, विदेशी भी हो सकती हैं। यानी अपने देश की कोई कंपनी जो दूसरे देशों के अंदर है वह कहलाएगी स्वदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी अपने देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और किसी दूसरे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसके अपने देश के अंदर जिसकी भी कोई इकाई है वो कहलाएगी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी इकाइयाँ कहाँ स्थापित करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी इकाइयाँ वहाँ स्थापित करेंगी जहाँ उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, अच्छे परिवहन के साधन हो, बाजार तैयार माल के लिए बाजार बिल्कुल पास में हो, कुशल और अकुशल श्रमिक हैं वो आसानी से उपलब्ध हों, और सरकार की नीतियां हैं वो उनके हित में हो, जैसे भाई सस्ते दर के ऊपर पानी बिजली वगैरह उपलब्ध करवाना। ये सारी चीज़ें हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का मार्ग क्या है, वो किस प्रकार से किसी देश के अंदर अपना निवेश करती हैं। तो इसके भी दोस्तों 2-3 मार्ग हैं। एक तो वो किसी स्थानीय कंपनी को आके और सीधा उसको खरीद ले, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा किसी स्थानीय कंपनी के साथ में संयुक्त उत्पादन प्रारंभ करे, यानी कि मिलजुल के अपना हिस्सा उसके अंदर लगा के करे, या फिर नई सिरे से अपना किसी देश के अंदर अपना नया कारखाना ही स्थापित करे। इन 3 तरीकों से कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो किसी देश के अंदर निवेश करती है। अगला हमारा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य है वो लाभ अर्जित करना है और अपने व्यापार को विदेशों के अंदर फैलाना है, ये है। और जबकि अगर हम बात करें कि इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से अपने देश के किस वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग के उपभोक्ताओं, क्योंकि उनके पास पैसा खूब है, उनको नई नई सुख सुविधाओं की चीज़ें मिली है। जबकि सबसे ज़्यादा इससे जो इफेक्टिव हुआ है, प्रभावित हुआ है, सबसे नुकसान वो हुआ है किनका? वो हुआ है मजदूरों का, क्योंकि वो एसएनटी क्षेत्र के अंदर इनको रोजगार देते हैं, उनका रोजगार स्थायी नहीं है, यानी कि वैश्वीकरण का न्याय संगत फायदा नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे प्रमुख विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। किनकी? प्रमुख विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कोका कोला, पेप्सी, दोस्तों ये एनसीईआरटी के फैक्ट के एग्जाम में आ सकते हैं। कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, होंडा, नोकिया, ये सभी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। कौन सी कहाँ की वो थोड़ा फास्ट तरीके से हम देख लेते हैं। कोका कोला और पेप्सी ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ठीक है। सैमसंग है यह है दक्षिण कोरिया की, होंडा जापान की है, जबकि नोकिया यह कंपनी है फिनलैंड की। ये कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और अगर भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की जाए, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स और सुंदर फास्टनर्स। अब हमें बात करने की कौन सी कंपनी किस चीज़ का उत्पादन करती है। टाटा मोटर्स है, ये मोटर गाड़ियों का उत्पादन करती है। इन्फोसिस है
यह इन्फोसिस जो है ये मुख्य रूप से आईटी से संबंधित है, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और आगे जो रैनबैक्सी है ये दवाइयों का उत्पादन करती है, एशियन पेंट्स है पेंट का उत्पादन करता है, और जबकि जो सुंदर फास्टनर्स है वह नट और बोल्ट का उत्पादन करती है। आयात कोटा क्या होता है? सरकार द्वारा आयात के ऊपर प्रतिबंध, एक निश्चित सीमा अगर आयात की निर्धारित कर देते हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, अगर आयात के ऊपर एक निश्चित प्रतिबंध लगा देते हैं कि भाई इतनी सीमा से ज़्यादा आयात नहीं होगा, तो उसे हम आयात कोटा कहेंगे, ठीक है। और जबकि चीनी, अगर हम चीनी खिलौनों की बात करें तो चीन के खिलौने हैं भारत के बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे हुए हैं। तो उनका कारण क्या है? एक तो बहुत सस्ते हैं और एक आकर्षक है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, मतलब उच्च कोटि की नहीं, क्वालिटी हल्की है, लेकिन आकर्षक है देखने के अंदर, डिजाइन बहुत शानदार है, साथ में सस्ते हैं। इस वजह से भारतीय बाजारों के अंदर चीनी खिलौने भरे हुए हैं। सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन से विश्व की? फोर्ड मोटर्स है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। जबकि खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कारगिल है। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है, यानी इससे फायदा क्या हुआ है के बारे में हम बात करते हैं। तो एक तो उपभोक्ताओं को कम कीमत के ऊपर गुणवत्तापूर्ण चीज मिली है कॉम्सन में आने से, ठीक है। दूसरा, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं, विदेशी व्यापार के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और इससे बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आई है तो साथ में वो नई प्रौद्योगिकी भी लेके आई है। और भारत के अंदर विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। ये इसके फायदे हो जाएंगे। और अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए वैश्वीकरण की, तो इससे भाई छोटे और जो कुटीर उद्योग है अपने देश के, उनका पतन हुआ है। और इससे श्रमिकों की हितों का संरक्षण नहीं हो रहा, क्योंकि मशीनों का उपयोग इसमें ज़्यादा होता है और श्रमिक है वो एसएनटी क्षेत्र में काम करते हैं, उनका रोजगार स्थायी नहीं रहा, उनको न्याय संगत फायदा नहीं मिला इसका वैश्वीकरण का। और एक अधिकांश श्रमिक है वो एसएनटी क्षेत्रों में कार्यरत है। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, यानी सरकार है वो न्याय संगत वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ सबको समान रूप से मिले, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? एक तो इनको जो भी श्रमिक कानून है, कानून तो बने हुए हैं, उनका कार्यान्वयन अच्छे से करना है, ठीक है। एक छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार है तो उनको मदद करनी चाहिए, ताकि छोटे उत्पादक हैं वो भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर आ सकें। एक सरकार द्वारा अपने देश के छोटे उत्पादकों और अपने देश के उद्योगपतियों को आगे लाने के लिए व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग करना चाहिए। थोड़ा बहुत उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और एक न्याय संगत नियमों के लिए डब्ल्यूटीओ से समझौता भी करना चाहिए, उनको अपने देश की स्थिति बता के और थोड़े से प्रतिबंध लगवाने चाहिए। और एक जो जितने विकासशील देश हैं वो अपने जो इनके बिल्कुल समान हित है उनके लिए इनको एकजुट होकर और डब्ल्यूटीओ से इनको अपनी मांगे मनवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। देखो भाई, पहले गेट की स्थापना की बात करते हैं। पहले गेट की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को जिनेवा के अंदर, और गेट की स्थापना हुई थी। उसके बाद में उसके अनेक चक्र उनकी बातचीत चलती थी। तो उनके 8वें दौर की जो बातचीत हुई थी कहाँ पर, वो कहलाती है उरुग्वे चक्र की 8वें दौर की बातचीत। उसके अंदर सभी सदस्य देशों ने बातचीत करके और आपसी सहमति से उन्होंने डब्ल्यूटीओ की स्थापना की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995 को, और ये भी जिनेवा में हुई। यानी कि गेट का ही परिवर्तित रूप है वो डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। तो गेट की स्थापना 1 जनवरी 1948 को जिनेवा में, जबकि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुई थी और उरुग्वे चक्र की 8वें दौर की वार्ता के दौरान हुई थी। टोटल मेंबर की बात की जाए तो विश्व व्यापार संगठन में टोटल 164 इसके मेंबर हैं, और 164वां जो मेंबर है वह अफगानिस्तान है, जो 2016 के अंदर इसमें शामिल हुआ था। डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका जिनेवा हो गया। कार्यकाल 4 वर्ष का है। डब्ल्यूटीओ के प्रथम महानिदेशक की बात करें तो इसका प्रथम महानिदेशक है वो पीटर सदरलैंड था, आयरलैंड का। अपने बुक में मैंने ब्राजील करवा रखा है, उसको तो उसको संशोधित कर लो, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का पहला महानिदेशक पीटर सदरलैंड है, वह आयरलैंड का निवासी है। जबकि वर्तमान महानिदेशक है वह महिला है, जिसका नाम है नगोची ओकोंजो इवेला, कहाँ की रहने वाली, नाइजीरिया, यानी दक्षिण यानी अफ्रीका महाद्वीप की है। और इसमें 3% बन सकते हैं। एक तो वर्तमान महानिदेशक कौन है, नगोची ओकोंजो इवेला, नाइजीरिया यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से। प्रथम महिला कौन है इसकी विश्व व्यापार संगठन की, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, वो भी यही है, ठीक है। और अगर अफ्रीका की पहली महिला महानिदेशक बात करें तो भी यही नाम आएगा, और यह डब्ल्यूटीओ की 7वीं महानिदेशक है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और ये क्या क्या कार्य करता है, कार्य की बात की जाए तो व्यापार विवादों को संभालना, यानी विभिन्न देशों के बीच में अगर व्यापार संबंधी विवाद है तो उनको संभालना। विभिन्न देशों के बीच में वार्ता यानी व्यापार संबंधी वार्ता करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। हर देश की राष्ट्रीय जो व्यापार नीतियाँ उनके ऊपर निगरानी करता है। और जो विकासशील देश हैं उन देशों को टेक्निकल सहायता देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी सहायता उपलब्ध करवाता है। तो ये सारे इसके कार्य हैं। और एक ये संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी कि सतत पोषणीय विकास के तहत संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित करता है विश्व को।
अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन। दोस्तों, डब्ल्यूटीओ है वो एक उसकी जो सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है वह है सभी सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन, यानी जो वित्त मंत्री हैं सभी सदस्य देशों के, उनका बार बार उनका सम्मेलन होता रहता है। तो उनका ये जो सम्मेलन है, ये पहला सम्मेलन कब हुआ था? डब्ल्यूटीओ का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 के अंदर सिंगापुर में हुआ था। जबकि जो सबसे लेटेस्ट की बात करी जाए तो डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वह 12 से 17 जून 2022 के अंदर जिनेवा में हुआ था। ये शायद 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हुआ और 12 से 17 जून 2022 के अंदर ये जिनेवा में, यानी जहाँ पर इसकी स्थापना, जहाँ पर जो इसका मुख्यालय वहीं पर आयोजित हुआ था। तो दोनों याद कर लें, पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 सिंगापुर और 12 से 17 जून 2022 के अंदर जिनेवा के अंदर। 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर भारत को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हेतु किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने के ऊपर जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में सहमति बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। क्या है कि जो भाई मतलब विकसित देश हैं वो सब्सिडी देने के पक्ष में नहीं है, जबकि भारत का ये पक्ष है कि हमारे देश के अंदर अभी स्थिति बहुत दयनीय है और भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जबकि विकसित देशों का पक्ष है कि सब्सिडी देने से विश्व व्यापार है वो बाधित होता है। भारत और विकासशील देश हैं वो कृषि क्षेत्र के कुल उत्पाद मूल्य के 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं, जबकि विकसित देश वो 5% तक सब्सिडी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं निर्धनता और खाद्य सुरक्षा की। सामान्यतः गरीबी शब्द का तात्पर्य क्या है? देखो भाई, सामान्य गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक अपहुंचन और अभाव, यानी अभाव यानी मूलभूत वस्तुओं का अभाव, और आर्थिक अपहुंचन यानी कि उत्पादन के साधन की बात करें या फिर जो आर्थिक जो साधन है उसके ऊपर कुछ वर्ग हैं वो उनसे बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, ये आर्थिक अपहुंचन कहलाता है, यानी कि आय का समान रूप से बंटवारा नहीं होना। अब बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं गरीबी की। दो प्रकार की गरीबी मापन किया जाता है, एक होता है सापेक्ष गरीबी, दो और दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी उसका मतलब होता है कि किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय से अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, किसी देश प्रदेश या वर्ग से तुलनात्मक रूप से किसी दूसरे प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली गरीबी। सापेक्ष गरीबी होता है किसी दूसरे की बजाय अपने पास में कम संसाधन होना। ठीक है, यह विकसित देशों के अंदर होती है, यह आय की असमानता को प्रदर्शित करती है। जबकि जो निरपेक्ष गरीबी है वह मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, यानी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता या ये मूलभूत आवश्यकताएं अगर उसको प्राप्त नहीं होंगी तो वह व्यक्ति निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाएगा। और यह विकसित देशों के अंदर या फिर विकासशील देशों के अंदर हम कह सकते हैं वहाँ पर यह उदाहरण पाई जाती है। यानी भारत के अंदर निरपेक्ष गरीबी का उदाहरण है, जबकि जब विकसित देशों के अंदर सापेक्ष गरीबी का उदाहरण है। सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की। न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक को प्राप्त नहीं करना, ये कहलाता है, ये इसके अंदर ये कहलाएगी निरपेक्ष गरीबी, जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहीं करने पाए। जबकि सापेक्ष गरीबी है वह आय की असमानता को प्रदर्शित करती है, यानी एक व्यक्ति के बजाय दूसरा व्यक्ति गरीब होना। सापेक्ष गरीबी मापने के लिए दो विधियां हैं, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। इसके अंदर क्या होता है, 45 डिग्री का एक कोण निर्धारित कर दिया जाता है जो पूर्ण निरपेक्ष रेखा यानी किसी प्रकार की असमानता को नहीं दर्शाता वो, और उसके नीचे फिर लोरेंज वक्र आएगा। इन दोनों के बीच में जितना अंतर होगा उतनी ही आय की असमानता मानी जाएगी। जबकि जो दूसरा वाला जो जो विधि गिनी गुणांक, ये भी यही विधि है, इसके अंदर इसको ही यानी कि लोरेंज वक्र को ही उसके अंदर गणितीय मान के अंदर उसको शो किया जाता है, 0 से 1 तक मान होता है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है भाई? देखो पहले सामाजिक अपवर्जन देखो, यानी कि जब समाज के अंदर संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से कुछ लोग अपवर्जित हो जाते हैं, यानी कि जब समाज के अंदर सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलता आगे बढ़ने का, कुछ वर्ग हैं वो दूसरे लोगों के बजाय मतलब पिछड़ जाते हैं, उनको समान अवसर उपलब्ध नहीं होते, उसको हम सामाजिक अपवर्जन कहेंगे। यानी समाज के अंदर उनको मुख्य धारा से वो अलग हैं। ठीक है, तो ये जो सामाजिक अपवर्जन है यह इसका निर्धनता का कारण भी है, यानी सामाजिक अपवर्जन के कारण, समाज के अंदर भेदभाव के कारण। सामाजिक अपवर्जन का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत के अंदर जाति व्यवस्था। ठीक है, तो जाति व्यवस्था के कारण भी, जातिगत भेदभाव के कारण भी निर्धनता हो सकती है, और निर्धनता के कारण भी जातिगत भेदभाव हो सकते हैं। सबसे पहले गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था? 1867-68 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम निर्धनता रेखा हेतु कैलोरी आधारित फार्मूला किसने दिया था कि भाई इतने कैलोरी है वो आवश्यक है, इतने कैलोरी से कम अगर को प्राप्त कर रहा है तो वह निर्धन माना जाएगा। तो ये सबसे पहले नीलकंठ राय और वी.एम. दांडेकर ने दिया था। इन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए एक समान कैलोरी उपभोग का इन्होंने मानक दिया था 2250। एक बात ध्यान करनी है, पहली बात, कैलोरी आधारित फार्मूला सबसे पहले किसने दिया था? वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ राय ने दिया था। ठीक है, कितनी इन्होंने आवश्यक कैलोरी बताई थी? 2250 कैलोरी इन्होंने आवश्यक बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी डेली भोजन के अंदर प्राप्त कर रहा है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वाई की अलग समिति। 1979 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था और इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी उपभोग की बात की थी। यानी वी एम दांडेकर और नीलकंठ राय ने तो एक बताई थी 2250 सबके लिए, जबकि वाई की अलग जो 1979 के अंदर गठित हुई थी, इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 बताई थी और शहरों के लिए 2100, क्योंकि गाँव के लोग हैं वो ज़्यादा मेहनत करते तो उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लकड़वाला ये जो समिति है इसका गठन 1989 में हुआ था। 1993 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में हुआ था, 2009 में रिपोर्ट दी। जबकि सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था, 2014 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। यह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। तो एक अपने को ये सारी चीज़ें याद करनी है, कब गठन हुआ और कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब हम बात करते हैं कि किस समिति ने क्या मानक रखा निर्धनता के लिए और कितना इन्होंने प्रतिशत बताया। सबसे पहले बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धनता रेखा। इन्होंने बताया था कि अगर गाँव के अंदर कोई व्यक्ति 816 रुपये अपने ऊपर मासिक व्यय कर रहा है और शहरों के अंदर 1000 रुपये एक महीने के अंदर व्यय कर रहा है, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है, इससे नीचे वाले व्यक्ति गरीब माने जाएंगे। जबकि सी रंगराजन ने यह आंकड़ा 972 और 1407 रुपये बताया कि सी रंगराजन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गांव के अंदर 972 रुपये और शहरों के अंदर 1407 रुपये से कम उपभोग के ऊपर खर्च कर रहा है, तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता का प्रतिशत, तो तेंदुलकर समिति जो 2004 के अंदर जिनका भाई वो मतलब गठन किया गया था और 2009 में जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार उसने 21.9% बताया निर्धनता का प्रतिशत पूरे देश के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 25.7 और शहरी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने 13.7 निर्धनता का प्रतिशत बताया। जबकि सी रंगराजन समिति के अंदर कुल निर्धनता का प्रतिशत देश में 29.5% बताया, शहरों के अंदर 30.9 और गाँव के अंदर 26.4। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं निर्धनता का अनुमान कौन लगाता है। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श जो संगठन है, उसके सर्वेक्षण के आधार पर प्रति 5 वर्ष के अंतराल के ऊपर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि कौन कौन सी है। आय तथा उपभोग व्याख्या, तो आय के आधार पर कि भाई एक व्यक्ति की कमाई क्या है, या फिर उपभोग की एक व्यक्ति अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है, कैलोरी ऊर्जा उपभोग। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर है वह उपभोग के आधार पर ही निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है कि एक व्यक्ति है वो कितना उपभोग कर रहा है, पैसे के तौर पर अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है और साथ में कैलोरी के आधार पर कितना कर रहा है। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कब जारी किया गया। नवंबर 2021 में जारी किया गया था। और इसके अनुसार देखो मैं आपको बताऊं 2011-12 के अंदर अपने आंकड़े जारी किए गए थे निर्धनता के। उसके बाद में 2016-17 के अंदर शायद जारी करने थे, 2017-18 के अंदर वो आंकड़े जारी किए। वो आंकड़े वो भारत सरकार ने जारी नहीं किए और उनके स्थान पर इन्होंने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया था नवंबर 2021 के अंदर। और इसके अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने याद करना है, भारत में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत 25.1 बताया और इसके अनुसार इन्होंने सबसे गरीब राज्य बताया बिहार, जिसके अंदर 51.91% बहुआयामी गरीबी पाई जाती है। जबकि सबसे कम गरीबी वाला राज्य इन्होंने बताया केरल, जिसमें 0.71% बहुआयामी गरीब है। ठीक है, अगर इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 29.46% राजस्थान के अंदर बहुआयामी गरीबी पाई जाती है, देश में 8वां स्थान है। और राजस्थान के अंदर भी अगर सबसे गरीब जिले की बात करें तो बाड़मेर 56.13% और सबसे कम गरीब है झुंझुनू 12.8%। यानी 4-5 आंकड़े याद करने हैं। देखो देश की बात की जाए तो 25.1% गरीबी और राजस्थान की बात की जाए तो 29.46% यानी कि जो अपने देश के अंदर जो बहुआयामी गरीबी प्रतिशत है उससे राजस्थान का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत ज़्यादा है, लगभग 4.5%। ये याद रखना। सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार 51.91%, सबसे कम केरल 0.71%। और अगर राजस्थान बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब जिला बाड़मेर 7.13% और सबसे कम 12.8% झुंझुनू। अब देखो निर्धनता के कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण भी हैं। सामाजिक कारण की बात की जाए तो भाई इसकी निर्धनता के सामाजिक कारण हैं जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित जो भी भाई अपने यहाँ पर जो अपने रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर जो खर्च होता है उसकी वजह से यहाँ पर गरीबी है। आर्थिक कारण की बात की जाए तो भाई आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च नहीं कर पाना, इस वजह से आर्थिक रूप से आर्थिक कारण है ये अपनी निर्धनता के। अपने राजनीतिक कारण भी, क्योंकि सरकार ने अच्छी नीतियाँ लागू नहीं की। ऐतिहासिक कारण भी है, क्योंकि उपनिवेशिक काल के अंदर अंग्रेजों ने अपने यहाँ से कच्चा माल लेके गए और भारत को उन्होंने बिल्कुल निर्धन बना दिया। और अन्य भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर हो गई, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बहुत कम, आय की असमानता, मुद्रास्फीति की दर, भू संसाधनों की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर, कमजोर आधारभूत ढांचा हो गया, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, ये सारे कारण भी इसके निर्धनता में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ जो भाई मतलब योजनाएं चलाई गई हैं, जो उपाय किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनरेगा, यानी पहले इसका नाम था नरेगा 2005।
यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से लागू हुआ था। ये कुछ जिलों में यानी लगभग 200 जिलों में ये लागू किया गया था। और जबकि 2 अक्टूबर 2008 को ये पूरे देश में लागू किया गया। 625 जिले उस टाइम थे, 625 जिलों में लागू हुआ। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम है, उसके आगे महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी इसका नाम होगा मनरेगा। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके अंदर महिलाओं को भी रोजगार की 1/3 भाग यानी 33% महिलाओं के लिए भी इसके अंदर रोजगार के अवसर है वो आरक्षित होते हैं। इसके अंदर SC व ST की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है 23 और 17%। और वर्तमान के अंदर जो बजट है उसके अंदर 125 दिन का रोजगार देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सुगर राज क्षेत्र कार्यक्रम की बात की जाए तो 1973 के अंदर लागू हुआ था ये। 1973-74 कर लेना आगे भाई। 1973-74 में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 के अंदर। इंदिरा आवास योजना है वह 1985-86 के अंदर। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 के अंदर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993-94। केवल अपने को सन याद करनी है बस। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था। ये अपने राजस्थान के अंदर अपने शायद ये स्टार्ट हुआ था डूंगरपुर से। और आगे बात करें हम अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय अन्न योजना, ये दोनों एक साथ याद करें, दोनों 2000 में है। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000, जबकि अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है खाद्य उपलब्धता, खाद्य तक पहुंच और खाद्य सामर्थ्य। इनका मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये 3 चीज़ होनी ज़रूरी है, तब किसी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है। देखो, एक तो खाद्य उपलब्धता, यानी प्रत्येक की खाद्य की अपने देश में उपलब्धता हो। ये डिपेंड करती है सरकार के ऊपर, यानी सरकार के पास बफर स्टॉक कितना है। ठीक है, सरकार है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हर वर्ष खाद्यान्न है वो इकट्ठा करती है, उसका स्टॉक करती है, जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो खाद्य उपलब्धता यानी कि बफर स्टॉक अच्छा होना चाहिए, एक बात। दूसरा, खाद्य तक पहुँच, प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुँच होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक वह उपलब्ध होना चाहिए, वह मतलब पहुँचना चाहिए। और तीसरा, खाद्य सामर्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति का सामर्थ्य भी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। ठीक है, खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित लोग कौन होते हैं भाई? सर्वाधिक प्रभावित वर्ग की बात की जाए तो SC ST और OBC के कुछ वर्ग, साथ में जो महिलाएं हैं वो ये जो भाई खाद्य असुरक्षा है इसे सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव होती हैं। और और अगर मुख्य रूप से अन्य वर्गों की बात की जाए तो जो भूमिहीन, जो ग्रामीण यानी जो गाँव के अंदर और शहरों के अंदर जो SNT क्षेत्र में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक है, एक तो बफर स्टॉक, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक का मतलब है सरकार द्वारा उसका स्टॉक करना। ठीक है, तो सरकार प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रतिवर्ष जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ से खाद्यान्न को सरकार है उसके द्वारा खरीद लिया जाता है, उसका स्टॉक किया जाता है। तो एक तो अच्छा स्टॉक होना चाहिए, और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको आवश्यकतामंद जिन क्षेत्रों के अंदर अकाल राहत कार्य वगैरह जैसे आपदा आ गई वहाँ पर पहुँचाना, और जहाँ पर गरीब लोग हैं देश के अंदरूनी भागों के अंदर वहाँ पर पहुंचाकर और सस्ते दामों के ऊपर उनको अनाज उपलब्ध करवाना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आएगा, PDS के तहत आएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 1966-67 के अंदर सरकार ने सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी। उसके बाद से लगातार घोषणा करती आ रही है सरकार। तो 2-3 बातें हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित अपने को याद करनी है यहाँ पे। नंबर 1 बात कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा फसल बुआई से पहले की जाती है कि भाई इस खाद्यान्न फसल का ये मूल्य रहेगा, यानी अगर उससे कम अगर बाजार मूल्य रहेगा तो उतने मूल्य के ऊपर आप सरकार को बेच सकते हो। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि भाई जो ग्रामीण होते हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई आराम से चलो इतने मूल्य के ऊपर इससे कम मूल्य नहीं रहेगा, तो वो अपना देख के और सोच समझ के अपनी फसल का उत्पादन वो करते हैं। और दूसरा, इससे सरकार को ये भी फ़ायदा होता है कि इससे आराम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज बांटने के लिए बफर स्टॉक भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर हम बफर स्टॉक के उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य यही होता है कि अनाज की कमी वाले क्षेत्रों और समाज के जो गरीब लोग हैं उनको बाजार कीमत से कम कीमत के ऊपर अनाज उपलब्ध करवाना। बफर। और अब हम बात करते हैं सहायकी या फिर सब्सिडी। सहायकी या सब्सिडी क्या होती है? सहायकी या सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को दिया जाता है, यानी कि जो उत्पादक है उसको नुकसान भी नहीं हो, और जो उपभोक्ता है, जो गरीब लोग हैं, उनको फायदा हो जाए, उनको कम कीमत के ऊपर, बाजार मूल्य से कम कीमत के ऊपर उनको वस्तु उपलब्ध हो जाए। यानी जितने कम के अंदर उनको वस्तु उपलब्ध करवाएंगी, उनकी जो पूर्ति है वो सरकार द्वारा की जाएगी उत्पादक को। ठीक है, ये होती है सहायकी या फिर सब्सिडी। यानी कि घरेलू उत्पादक हैं उनके लिए ऊंची आय को कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है इसके अंतर्गत।
अब हम बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल करंट का है ये। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नामक जो संस्था है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। और सबसे पहले राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI द्वारा 2019 के अंदर जारी किया गया था। हर वर्ष जारी किया जाता है। और वर्तमान के अंदर अगर सबसे लेटेस्ट की बात की जाए तो चौथा सूचकांक 2022 के अंदर जारी किया। और इसके तहत बड़े राज्य हैं, उसके अंदर इसके अंदर राज्यों को दो भागों में बांटते हैं, बड़े राज्य, छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों के अंदर शीर्ष स्थान के ऊपर तमिलनाडु रहा है, जबकि छोटे राज्यों के अंदर शीर्ष स्थान के ऊपर गोवा रहा है। अगला टॉपिक अपना मुद्रा के आधुनिक रूप। ठीक है, देखो भाई, भारतीय मुद्रा क्या है? भारतीय मुद्रा रुपया है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसका ये जो प्रतीक चिन्ह है, इसको तैयार किया था डी उदय कुमार ने, जो IIT जो अपने गुवाहाटी है वहाँ के प्रोफेसर थे। पहले रुपया की बात आई, पहला रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था, जो चांदी का सिक्का था। भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर जारी करती है। भाई ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा जारी करती है। और इसके तहत कोष के अंदर 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी ऋण पत्र हैं, वो रहने चाहिए। उन्हीं के आधार पर भारतीय मुद्रा है वो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसमें से 200 करोड़ में से 115 करोड़ के स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए, ठीक है, और 85 करोड़ के विदेशी ऋण पत्र होने चाहिए। अगला प्रश्न, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? दोस्तों मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वह विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। और अगर मुद्रा के अन्य कार्यों की हम बात करें तो अन्य कार्यों के अंदर मूल्य का संचय करना, भंडार, मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक बनाता है। मुद्रा है वह साख को आधार प्रदान करती है, क्योंकि साख का निर्माण मुद्रा के माध्यम से ही होता है। मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करती है। और यह विलंबित भुगतानों की मानक है। भाई किसी को अगर कोई कर्जा वगैरह ले रखा कोई देना हो तो उसका हम माप भी मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। अगला है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या है? यानी वह मुद्रा जिसकी मांग अधिक हो, मांग की तुलना में पूर्ति कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक बनी रहती है उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। हार्ड करेंसी विकसित देशों में होती है। सॉफ्ट करेंसी की बात करें तो वह मुद्रा जिसकी पूर्ति है उसकी मांग की तुलना में अधिक हो, यानी मांग कम हो पूर्ति ज़्यादा हो, आसानी से जो उपलब्ध हो, उसे हम कहेंगे सॉफ्ट करेंसी। हॉट मनी की बात की जाएगी तो जिस मुद्रा में संकट के समय शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हॉट मनी कहेंगे। और अगर हम सस्ती मुद्रा की बात की जाए, वह मुद्रा जो नीची ब्याज दर के ऊपर प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे सस्ती मुद्रा। और कृत्रिम मुद्रा कहेंगे ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं है, जबकि केवल लेखांकन के अंदर यानी लेखों को लिखने के लिए काम में ली जाती है। प्राचीन काल के अंदर विनिमय का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय पद्धति प्राचीन काल के अंदर विनिमय का माध्यम था। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि विनिमय पद्धति क्या होती है। वस्तु या सेवा का मुद्रा या अन्य वस्तु या सेवा के बदले में आदान प्रदान है, वह विनिमय कहलाता है। और प्राचीन काल के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो काम में आती, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। और अगर देखा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर दोष क्या क्या थे, तो एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसका दोष माना जाएगा वह माना जाएगा कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना। यानी सामने वाले व्यक्ति को जो चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ अपने को जो चीज़ बेचनी है वो चीज़ की आवश्यकता सामने वाले को होनी चाहिए, और अपन जो चीज़ खरीद रहे हैं वो उसके पास में मिलनी चाहिए। यानी दोनों की अगर आवश्यकता है, उनका संयोग बैठेगा, तभी ये वस्तु विनिमय हो पाएगा। इसके दोषों की बात की जाए तो एक तो इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती थी। एक मूल्य के संचय करने में, उसका हस्तांतरण में भारी असुविधा थी। अगर उधार का कुछ लेकर है उसको लिखने में बहुत कठिनाई आती थी। भावी बचत संभव नहीं थी इसके अंदर। मुद्रा के विकास के चरण की बात की जाए तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उसके बाद में धातु मुद्रा चली, उसके बाद में पत्र मुद्रा, और वर्तमान के अंदर पत्र मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा भी चल रही है, प्रचलन में है। साख मुद्रा है, ये विधिग्राही मुद्रा नहीं है, यानी ये इच्छिक मुद्रा है। इच्छिक मुद्रा वह होती है जिसे कोई सामने एक्सेप्ट करने वाला की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, न चाहे तो मना कर दे। भारतीय जो मुद्रा है, जो रुपया है, इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, ये अनिवार्य मुद्रा है, ठीक है। जबकि साख मुद्रा है, चूँकि वह इसका निर्गमन है वह व्यक्तियों और व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये विधिग्राही मुद्रा नहीं है, इसको कोई व्यक्ति लेने से मना कर सकता है। अगला प्रश्न है, नोट मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? यानी कोई भी नोट होता है, करेंसी नोट होता है, उसके पीछे कितनी भाषाओं के अंदर उसका मूल्य लिखा होता है? तो अगर पीछे की बात की जाएगी तो 15 भाषाओं में, सामने हिंदी और इंग्लिश में, टोटल नोट के ऊपर 17 भाषाओं के अंदर नोट मूल्य लिखा होता है।
₹1 के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? दोस्तों ₹1 के नोट और सिक्के हैं ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, जबकि ₹1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी प्रकार की जो मुद्रा है वह भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ₹1 का जो नोट होता है उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी प्रकार के करेंसी नोटों के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर वाला कागजी नोट कब जारी हुआ? सबसे पहले 1987 के अंदर महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाला 500 का नोट जारी हुआ था और उसके बाद में 1996 से लगातार महात्मा गांधी जी की श्रृंखला के नोट हैं वो नियमित रूप से जारी हुए। यानी पहला नोट की बात आएगी तो ₹500 का नोट 1987 के अंदर महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाला, जबकि 1996 से महात्मा गांधी जी की श्रृंखला वाले सभी प्रकार के नोटों का उस समय चलन हुआ। अगर रुपए कार्ड की बात कीजिए 2014 से रुपए कार्ड स्टार्ट हुआ था। मांग जमा क्या होती है? बैंक के अंदर जो हमारा धन जमा होता है वह मांग जमा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे अब जब हम चाहें तब हम उसको अपने आवश्यकता के अनुसार हम उसको निकलवा सकते हैं, इसके उसको मांग जमा कहते हैं। बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो दोस्तों कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को जो ब्याज दिया जाता है उसके बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की आय का मुख्य स्रोत होता है। चेक की बात की जाए, चेक का मतलब आप सभी जानते हो चेक क्या होता है। चेक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर यानी चेक के ऊपर हम जिस व्यक्ति के नाम को अंकित करेंगे उस व्यक्ति को हम वो राशि अदा करने का वचन देते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, वाहक चेक और रेखांकित चेक। वाहक चेक वो होता है कि जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो व्यक्ति जाके बैंक में उस चेक को देकर और पैसा है वो कैश ले सकता है। जब रेखांकित चेक वो होता है जिसको पूरा हम दो उसके ऊपर रेखांकित करते हैं और वह चेक है वह बैंक खाते में जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं ना वह अपने बैंक खाते में बुला सकता है उसको, उसके वो कैश रुपए उसके प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। भारत का केंद्रीय बैंक की बात करते हो, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। हिल्टन यंग आयोग 1926 की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था, यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसका गठन हुआ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रथम गवर्नर की बात करें तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ था, और अगर आज़ादी के टाइम की बात की जाए तो सर सीडी देशमुख थे, और वर्तमान के अंदर शक्तिकांत दास इनके मुख्य गवर्नर हैं आरबीआई के। इनका वित्तीय वर्ष है पहले 1 जुलाई से 30 जून होता था, लेकिन वर्तमान में संशोधन कर दिया और भारत का जो भाई वित्तीय वर्ष है वही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है वही आरबीआई का भी कर दिया गया है। प्रधान कार्यालय की बात की जाए तो आरबीआई का प्रधान कार्यालय मुंबई के अंदर है, जबकि इसके 4 स्थानीय प्रधान कार्यालय भी हैं। भाई 4 जो महानगर हैं उनके नाम पे हम याद कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। यहाँ पर इसके स्थानीय प्रधान कार्यालय भी, यानी मुंबई के अंदर इसका प्रधान कार्यालय भी आरबीआई का और स्थानीय प्रधान कार्यालय भी इसके अंदर मुंबई के अंदर है, साथ में दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अंदर है। अब देखो जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि ये जो स्थानीय प्रधान कार्यालय हैं इनका कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की, तो इनका जो मुख्य कार्य है वह तो मुद्रा निर्गमन का है, यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत अपने देश के मुद्रा का जो भी निर्गमन होता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, एक ये सरकार का बैंकर होता है, ठीक है, सरकार के सलाहकार के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में कार्य करता है। व्यापारिक बैंक हैं उनको अंतिम ऋणदाता यही है, यानी कि बैंकों का बैंक व्यापारिक बैंक के खाते खुले होते हैं इसके अंदर, यानी व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक है। साख का नियंत्रण करता है, यानी कि मौद्रिक नीति अपनाता है साख नियंत्रण के लिए। समाशोधन गृह की स्थापना करता है और कृषि साख की व्यवस्था करता है। अब हम बात करते हैं देश में साख नियंत्रण के राजकोषीय और मौद्रिक उपाय। देखो भाई, साख नियंत्रण के 2 प्रकार के उपाय किए जाते हैं। राजकोषीय उपाय है वो भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं, जबकि मौद्रिक उपाय हैं वह आरबीआई द्वारा किए जाते हैं, जिसके तहत जो विभिन्न प्रकार के जो भाई बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एसएलआर, सीआरआर है, इनका जो प्रतिशत अनुपात होता है उनके अंदर परिवर्तन करके और साख को नियंत्रित करता है। साख नियंत्रण से तात्पर्य क्या है? देखो भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साख नियंत्रण से तात्पर्य क्या है। साख मुद्रा की मात्रा को देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कमी करना या वृद्धि करना, यानी बाजार के अंदर जो साख है उसकी मात्रा में कमी करना और वृद्धि करना, ये साख नियंत्रण कहलाता है। तो इसके जो मौद्रिक उपाय हैं यानी इनकी ये जो दरें मैंने अभी आपको बताई, इनमें कम ज़्यादा करके आरबीआई करता है। अब बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों, नाबार्ड है वह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है।
अब बैंकों की बात करते हैं। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है और 1894 के अंदर हरिकिशन ने इसकी स्थापना की थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। दोस्तों अपने जो अपने वर्तमान के अंदर महानगर है नीचे, कौन कौन सा, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन तीनों के अंदर पहले प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की जा चुकी थी। और इन तीनों तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई। ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही इसका राष्ट्रीयकरण करके और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब 2 बार बैंकों का, व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक बार तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहला व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। 19 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 2 चरणों में राष्ट्रीय बैंकों के इनका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों के प्रकार। देखो भाई, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। तो देखो भाई, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? वे बैंक जो देश के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, वो व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। अब ये जो वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। देखो भाई, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जो बैंक शामिल हैं वो सारे अनुसूचित बैंक कहलाएंगे, और जो उस सूची में शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, और अनुसूचित बैंक है ये आरबीआई से ऋण लेने के अधिकारी भी होते हैं। जबकि गैर अनुसूचित बैंक ना तो आरबीआई के नियमों का पालन करते हैं और ये सामान्य परिस्थितियों में आरबीआई से ऋण लेने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख कार्य। तो इनका मुख्य कार्य है, एक तो जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। ठीक है, और साख का निर्माण करना, मोबाइल बैंकिंग संबंधी जो सुविधाएं हैं वो, लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड सुविधा या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम संबंधी जो अन्य सुविधाएं हैं वो व्यापारिक बैंक प्रदान करते हैं। 2 मुख्य कार्य हैं, कौन कौन से? जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। अब हम बात करते हैं बैंक खातों के, बैंक के अंदर जिन जो भाई जनता द्वारा जो अपने अलग अलग उद्देश्य से जो अपने खाते खुलवाए रखते हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार के खाते होते हैं बैंक में, बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता। बचत खाता होता है जिसके अंदर कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत, उस नियम के तहत ही हम अपना पैसा है वो समय समय के ऊपर निकलवा सकते हैं। ये जो बचत खाता है ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं और जो भी अपने भाई आम जनता है वो ये खाते खुलवाते हैं, इसके ऊपर ब्याज दर है वो कब मिलता है। चालू खाता है ये मुख्य रूप से जो उद्योगपति व्यापारी लोग होते हैं ये ओपन करवाते हैं चालू खाता। इसके अंदर लेन देन की कोई बाध्यता नहीं होती, जब मन में आया तब पैसा जमा कराओ तब निकलवाओ, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। तीसरा है सावधि जमा खाता यानी कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके अंदर एक निश्चित समय अवधि के लिए अपना धन जमा करवाया जाता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। अब हम बात करते हैं अधिविकर्ष की यानी ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? जब हम अपने बैंक के अंदर जो अपने पैसे जमा है उस सीमा से अधिक पैसे जब हम निकलवा सके उसे हम कहेंगे अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की या अधिविकर्ष की सुविधा है वह बैंक है वो अपने अच्छे व्यवहार वाले जो इनके ग्राहक होते हैं उनको देती है, और विशेष रूप से जो व्यापारी लोग होते हैं उनको अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि अपने जमा धन से ज़्यादा धन हम उससे निकाल सकते हैं, ये अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंक द्वारा साख सृजन की 2 विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो कागजी मुद्रा का निर्गमन करके और दूसरा व्युत्पन्न जमाओं द्वारा। ये बैंक द्वारा साख सृजन की 2 विधियां हैं। तो भाई केंद्रीय कागजी मुद्रा द्वारा निर्गमन करके ये कार्य तो कौन करेगा? केंद्रीय बैंक करेगा। ठीक है, यानी केंद्रीय बैंक है ये साख निर्माण करता है कागजी मुद्रा का निर्गमन करके। ठीक है, और प्रारंभिक जमा वो जमा होती है जो हमारे द्वारा यानी ग्राहकों द्वारा, आम जनता द्वारा बैंकों में जो अपना पैसा जमा कर रखते हैं और उसको जमा करके उसका थोड़ा भाग अपने पास रख लेते हैं और बाकी उससे बहुत सारी राशि, बहुत सारी साख का सृजन करते हैं व्यापारिक बैंक, जिन्हें कहेंगे व्युत्पन्न जमा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। दोस्तों याद रखना, गोवा और सिक्किम जो छोटे राज्य हैं, एक क्षेत्रफल के अनुसार, एक अपना पॉपुलेशन के अनुसार, इन दोनों राज्यों के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इनको छोड़कर पूरे देश के अंदर 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। भारत में सहकारी बैंकों का गठन है वो 3 स्तर वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पे है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्राथमिक शाखा समिति। सबसे उच्च स्तर पे है राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, दूसरे स्तर के ऊपर है केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक है यह जिला स्तर के ऊपर है। ठीक है, और प्राथमिक शाखा समिति ये अपने सबसे निम्न स्तर को, ग्राम स्तर के ऊपर काम करती है, जो 1 वर्ष के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दरें बैंकों की। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर,
आगे बात करते हैं CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, सावधि तरलता अनुपात, SLR। ठीक है, देखो भाई बैंक दर क्या होती है, बैंक दर और रेपो दर ये दोनों दर एक प्रकार की हैं। ये वह दर होती है जिस दर के ऊपर केंद्रीय बैंक है वह व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, यानी कि व्यापारिक बैंकों को जिस दर के ऊपर आरबीआई द्वारा ऋण दिया जाता है, या ये कहते हैं कि व्यापारिक बैंक जिस दर के ऊपर आरबीआई से ऋण प्राप्त करती हैं उसे हम बैंक दर कहेंगे, रेपो दर कहेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि बैंक दर है वह लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम से मतलब दीर्घकालीन उधारी के ऊपर लेता है। यानी अगर दीर्घकाल के लिए ऋण दे रहा है आरबीआई व्यापारी बैंकों को तो उसके ऊपर बैंक दर, यानी बैंक दर थोड़ी सी कम होती है। रेपो दर है वो अल्पकालीन ऋण के लिए होती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो दर की। यह वह दर है जिस दर के ऊपर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की जमा स्वीकार करता है, यानी आरबीआई के अंदर व्यापारिक बैंक जो पैसा जमा कराते हैं उनके ऊपर जो ब्याज दर देता है वह कहलाती है रिवर्स रेपो दर। अब बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात, CRR। CRR क्या होता है दोस्तों, CRR अनुसूचित बैंकों के पास, देखो अनुसूचित जो बैंक है वो अपने पास जो उनके पास जमा होती है उसका कुछ निश्चित भाग है वो आरबीआई के पास में नगद के रूप में जमा कराते हैं। इसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR। CRR की वर्तमान जो सीमा है वो 4.5% है। यानी किसी बैंक के पास जितने की भाई उसके पास जितना पैसा है उसका 4.5% यानी 4.5% वो आरबीआई के पास में जमा रखता है। ठीक है, जबकि सांविधिक तरलता अनुपात है यह वह राशि है जो जो व्यापारिक बैंक है वो अपने पास में नगद और स्वर्ण व मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास में जमा रखते हैं। ये कहलाता है सांविधिक तरलता अनुपात। यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात जो वर्तमान में 18% है, यानी अपनी कुल जमाओं का 18% है वो व्यापारिक बैंक है अपने पास रखते हैं। लेकिन ये नगद के रूप में भी रखते हैं या फिर ये स्वर्ण के रूप में भी, या फिर मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। जबकि जो CRR होता है नगद आरक्षित अनुपात जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो वर्तमान सीमा 4.5% है, यह केवल नगद के रूप में रखा जाता है। अब ये हम अपने यहाँ पर दिसंबर 2022 के अंदर जो वर्तमान दरें हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। बैंक दर 6.5% है, जबकि रेपो दर 6.25 है, मात्र 0.25 का अंतर है। ठीक है, और ये जो रिवर्स रेपो दर है ये 3.35 है। CRR 4.5 और SLR 18% है। अगला टॉपिक हमारा साख की विभिन्न स्थितियां और श्रम सहायता समूह। देखो दोस्तों, ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल है। जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो क्या क्या शर्तें शामिल हुई होती हैं। एक तो ब्याज दर कि भाई ब्याज दर कितनी लेगा, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, भाई कैसे इसका भुगतान करना है, ये सारी शर्तें होती हैं ऋण की। ठीक है, अब बात करते हैं हम समर्थक ऋण आधार की। समर्थक ऋण आधार क्या होता है। समर्थक ऋण आधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक तो होता है कर्जदार, लेकिन वह इसका इस्तेमाल जिससे उधार लेता है ना उसको गारंटी के तौर पर देता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ हम गिरवी रख के और जब उधार लेते हैं ना वह कहलाता है समर्थक ऋण आधार। तो इसके अंदर जमीन भी होती है, बैंकों में जमा पूंजी, पशु, मकान, ये सभी समर्थक ऋण आधार के उदाहरण हैं जिनको उधारदाता के पास में गिरवी रख के और जो उधार लेने वाला है वो उधार लेता है। अब बात करते हैं हम ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को वर्गीकृत कितने भागों में किया जा सकता है। जहाँ जहाँ से हम ऋण लेते हैं उन सारी संस्थाओं को 2 भागों में बांट देंगे हम, औपचारिक या फिर संस्थागत क्षेत्र और दूसरे अनौपचारिक क्षेत्र या फिर गैर संस्थागत क्षेत्र। दोस्तों, जो औपचारिक क्षेत्रक हैं, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे, यानी जो संस्थागत क्षेत्रक है, औपचारिक क्षेत्रक है, उसके अंदर व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, सरकारी स्रोत और अन्य औपचारिक स्रोत शामिल होंगे। जबकि जो ऋण प्रदान करने के जो अनौपचारिक क्षेत्रक हैं उसके अंदर अपने साहूकार, देसी बैंकर, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हम और जान लें कि इन सब के अलावा अगर बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंक, अगर संस्थागत की बात करें तो संस्थागत के अंदर बैंकों के अलावा सस्ते ऋण उपलब्ध कराने का ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य स्रोत क्या है, तो इसमें आ जाएगा सहकारी समितियां। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि औपचारिक क्षेत्र और ऋण प्रदान करने के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच में अंतर क्या क्या है। देखो भाई, ये जो औपचारिक क्षेत्रक हैं इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक है वो नज़र रखता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋणदाता होते हैं उनके ऊपर देखरेख करने वाला कोई भी संस्था नहीं होती है। अमीर लोग हैं वो सामान्यतः औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं, जबकि जो ग्रामीण लोग हैं, जो भाई बिल्कुल गरीब लोग हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। तो ये इनके अंदर कुछ अंतर आ गए। अब हम बात करते हैं ऋण प्रदान करने वाले औपचारिक क्षेत्र के गुण। औपचारिक का नाम आता है, बैंक अपने माइंड में आना चाहिए। तो क्या गुण होते हैं भाई, एक तो हमें कम ब्याज दर के ऊपर ऋण उपलब्ध हो जाता है, एक हमें लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर सरकारी नियमों और विनियमों का ध्यान रखा जाता है,
यानी इसके अंदर लूट खसोट वाली कहानी नहीं होती है। एक इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है और इसके अंदर जो कर्जदार है वह कर्ज के जाल में नहीं फंसता, यानी ये जनता का शोषण नहीं करते हैं। ये इसके गुण आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऋण प्रदान करने वाले औपचारिक क्षेत्र के दोष क्या क्या हैं, इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो एक तो इसकी मुख्य कमी ये है कि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी जटिल है, थोड़ी धीमी है, यानी इसके अंदर कागजी कार्रवाई थोड़ी सी ज़्यादा है। एक इसके अंदर समर्थक ऋणाधार जरूरी होता है, बिना समर्थक ऋणाधार के कोई भी बैंक किसी को ऋण नहीं देता है, ठीक है। और अब बात करते हैं ऋण प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र की। जो अनौपचारिक क्षेत्र अपने गांव के अंदर जो सेठ साहूकार वगैरह जो अपने ये रिश्तेदार वगैरह से हम पैसे लेते हैं, इनके गुण क्या हैं। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही है कि ये लोग हमारे स्थानीय होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, हमारे रीति रिवाजों से ये बिल्कुल परिचित होते हैं। तो ये साख प्रदान करने के अंदर किसी प्रकार के कोई कठोर नियम नहीं लगाते, कोई काज की कार्रवाई नहीं करते, कोई समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती है। जब चाहें तब 1 मिनट के अंदर हम इनसे ऋण प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऋण प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के दोष क्या क्या हैं। तो भाई दोष क्या क्या हैं। एक तो यहाँ पर हमें ब्याज दर यहाँ पर ऊंची ब्याज दर होती है, ठीक है, जबकि बैंकों के अंदर सहकारी समितियों के अंदर हमें कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। एक यहाँ पर कर्जदार कर्ज के जाल में फंस जाता है, ब्याज दर ऊंची होती है और अगर वो जमा नहीं करा पाता तो वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। कई बार उसे अपनी जमीन बेचकर उस कर्ज के जाल से निकलना पड़ता है। और इस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए कोई इनके ऊपर कोई संस्था नहीं है। जिस प्रकार से आरबीआई है वो संस्थागत जो स्रोत है उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। और ये अपने पैसे वसूली करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग भी करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समिति से ऋण लेने के फायदे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सहकारी समिति से ऋण लेते हैं तो क्या फायदे हैं। एक तो भाई कम ब्याज दर के ऊपर ऋण उपलब्ध हो जाता है, आसान शर्तों में उपलब्ध हो जाता है, और सबसे बड़ी बात महाजन और साहूकारों के शोषण से हमें मुक्ति मिल जाती है। अब हम बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह होते हैं जो 15 से 20 सदस्य मिलकर बनाते हैं, और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ये समूह बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सभी लोग अपने बचत पूंजी इकट्ठा करते हैं, एक पहले फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमें कितनी बचत करनी है, कितनी बचत नहीं करनी है, ठीक है। जो बचत करनी है उस हिसाब से खाते के अंदर प्रति माह ये लोग पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है। एक तो कितने रुपए की किस्त होगी, ये जो समूह के जो भी मेंबर होते हैं सदस्य वो ही निश्चित करते हैं। दूसरी बात, कितनी ब्याज की राशि, कितनी ऋण की राशि होगी, ब्याज दर क्या होगी, वापस लौटाने की अवधि क्या होगी, ये सभी निर्णय हैं सभी सदस्य मिलजुल के करते हैं। ब्याज दर इसके अंदर बहुत कम होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऋण लौटाने से मना करता है तो उसकी जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होती है, ठीक है। अगर वो नहीं लौटाएगा तो उसका जो नुकसान है वो भी सभी सदस्यों के अंदर भरा जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक इसका फायदा यह है इसका कि साहूकारों और महाजनों के शोषण से हमें मुक्ति मिल जाती है। छोटे छोटे कर्ज हम वहीं से समूह से ले सकते हैं, ब्याज दर कम होती है। और स्वयं सहायता समूह है ये कुछ समय पश्चात बैंकों से ऋण लेने के योग्य भी हो जाता है, ठीक है। यानी ये जो समिति है इसको समर्थक ऋणाधार के रूप में दिखा के वो बैंकों से ऋण ले सकता है, जिससे जो उस स्वयं सहायता समूह के जो मेंबर हैं वो अपना स्वयं का कामकाज भी कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसके फायदे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2-3 फायदे हो रहे हैं। एक महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदा है, इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई है महिलाएं। और एक महीने वाले दिन महिलाएं आपस में मिलती हैं, उनको अपनी समस्याओं के ऊपर बातचीत करने के लिए आम मंच मिलता है, और गरीबों को संगठित करने के अंदर इसके अंदर मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं विमुद्रीकरण की। दोस्तों विमुद्रीकरण क्या होता है। देखो जो मुद्रा प्रचलन में है उस मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके उसको प्रचलन से हटाना, ये विमुद्रीकरण कहलाता है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 8 नवंबर 2016 को सबसे लेटेस्ट अपने देश के अंदर विमुद्रीकरण हुआ है। 500,000 रुपए के नोट हैं वो जो पहले चल रहे थे वो चलन से हटे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उपभोक्ता और उसके अधिकारों की। दोस्तों उपभोक्ता किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है वह उपभोक्ता कहलाता है। यानी जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अदा करके उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, और उपभोग करने वाला अंतिम व्यक्ति है तो उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। यानी जो दुकानदार हैं, ये जो सामान ला के बेचते हैं, इनको हम उपभोक्ता नहीं कह सकते, और ये उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता फोरम के अंदर अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं कर पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता अधिनियम 1986 यानी कोपरा 1986 के अनुसार उपभोक्ता क्या है। तो उसके अंदर 3 शर्तें दी गई है। एक तो वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य का भुगतान कर दिया हो या फिर करने का वचन लिया हो वो उपभोक्ता है, या फिर उसका आंशिक मूल्य का भुगतान कर दिया हो, ठीक है, या फिर उसका करने का वचन दिया हो, या फिर वह मूल्य का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन देता हो, या तो भुगतान कर दिया हो या थोड़ा बहुत कर दिया हो या बाद में करने का वचन दे रखा है, तो वह सभी उपभोक्ता कहलाएंगे।
उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है अशिक्षा, अज्ञानता। उपभोक्ता शोषण के और अन्य कारण क्या हैं? देखो भाई, एक तो उपभोक्ता का शिक्षित होना ये मूल कारण हो गया। एक अपने अधिकारों और अधिनियमों की जानकारी नहीं होना। एक वस्तु या सेवा की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता और मानक के ऊपर ध्यान दिए बिना ही उसको हम खरीद लेते हैं। ये हमारे शोषण का कारण है। एक वस्तु और सेवा के विभिन्न विकल्प उपलब्ध होने पर सही विकल्प का चयन नहीं कर पाना। एक जो पैकिंग के ऊपर जो बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, उन बातों के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, ये भी हमारे शोषण का कारण है। एक जो हम वस्तु खरीदते हैं उसकी हम पक्का बिल नहीं लेते, उसकी हम रसीद नहीं लेते, ये हमारे शोषण का कारण है। एक जो भी वस्तु है उसके ऊपर पूर्ण जानकारी का अभाव होता है, इससे हमारा शोषण होता है। एक हानिकारक वस्तु और सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा उचित तरीके से शिकायत नहीं करना और सरकार के ऊपर उद्योगपतियों का प्रभाव, और अगर कोई शिकायत कर भी देता है तो फिर उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती। ये उपभोक्ता शोषण के मूल कारण है। और अगर उपभोक्ता शोषण के रूप की बात करेंगे, यानी किन किन रूपों में उपभोक्ता का शोषण होता है, यानी जो वस्तु या सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी, जो व्यक्ति है, जो संस्था है, वो कैसे कैसे हमारा शोषण कर सकती है। माप तोल में कमी करके, यानी कम तोल कर, वस्तु में मिलावट करके, अच्छी किस्म की वस्तु नहीं देकर, वस्तु की जो अपेक्षित गुणवत्ता है जैसा हमने भुगतान किया उसके एवज के अंदर उस हिसाब से उसकी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। जो उसमें निर्धारित मूल्य है उससे हमसे ज़्यादा वसूल करते हैं, या फिर वस्तुओं की जो कमियां हैं दोष हैं उनको जानबूझकर छिपाते हैं, या फिर कालाबाजारी करते हैं, यानी वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं, फिर उनका भाव बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे रूप हैं मतलब उपभोक्ता शोषण के। इस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है। अब हम उपभोक्ता के अधिकारों की बात की जाए तो उपभोक्ता को बहुत सारे अधिकार हैं। उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का अधिकार है, उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं में से कोई एक वस्तु चुनने का अधिकार है, ठीक है। उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व का अधिकार है, उसे उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, उसे अपने अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष प्राप्त करने का अधिकार है, और उसे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी मूल्यों के ऊपर प्राप्त करने का, मोल भाव करने का भी अधिकार है उसे। और अगर उसका शोषण होता है तो वह विभिन्न फॉर्मों के समक्ष अपने आप को उपस्थित करके और अपना ध्यान पाने का भी उसे अधिकार है। और अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य की। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या हैं? एक तो हमें अधिकृत दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए। एक जो भी सामान खरीदे उसकी हमें रसीद लेनी चाहिए, पक्की रसीद। एक क्रय, जो वस्तु हम क्रय कर रहे हैं या जिस सेवा का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वस्तु सेवा की कीमत, उसकी उत्पादन तिथि, उसकी समाप्ति तिथि, ये सब कुछ देखकर हमें खरीदना चाहिए। वस्तु सेवा की गारंटी वारंटी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। एक वस्तु के ऊपर इनकी जो गुणवत्ता संबंधी जो चिन्ह होते हैं ये देखकर ही हमें खरीदने चाहिए। इन चिन्हों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। FPO, FPO यानी फल उत्पादन प्रमाणन चिन्ह, यानी ये फलों से संबंधित है, ठीक है। फलों के ऊपर ये चिन्ह आता है, ये उनकी क्वालिटी को दर्शाता है। ISI, ये औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण चिन्ह है, ठीक है। जो उद्योग धंधों में जो चीज़ें उत्पादित होती है उनके ऊपर ISI मार्का होता है जो उनकी क्वालिटी को दर्शाता है। इको, ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को दर्शाता है। AG एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि और खाद्य उत्पादों के ऊपर एक मार्क लगा होता है, ठीक है। ISO मार्क है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण का है। जबकि जो हॉल मार्क है ये ज्वेलरी वगैरह के ऊपर जो बहुमूल्य धातु हैं उनके ऊपर ये चिन्ह लगा होता है। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, इन प्रतीक चिन्हों का, और जो ऊपर बातें बताई इनके बारे में हमें ये ध्यान रखना उपभोक्ताओं का कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता आंदोलन की। उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय क्यों हुआ था? उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण, भाई अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल के अंदर मिलावट, इन सब की वजह से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे कोपरा भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो एक तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1986 के अंदर हुआ, ठीक है। और उसके बाद में 2019 में और 2021 के अंदर इनके अंदर संशोधन किया गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वह 24 दिसंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 15 मार्च प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक प्रकार की ऐसी परिषद है जिसका मुख्य उद्देश्य है वह उपभोक्ताओं की हेल्प करना है। तो इसका गठन भी 3 स्तरों के ऊपर हुआ है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है
इसका इसकी अध्यक्षता है वह केंद्र सरकार का मंत्री करता है, उपभोक्ता मामलों का मंत्री। जबकि राज्य स्तर के ऊपर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसकी अध्यक्षता राज्य सरकार का मंत्री करता है। जबकि जिला स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वह उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है, उन्हें बढ़ावा देना है, और अगर कोई उपभोक्ता मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो उसकी सहायता करना है, उसको मार्गदर्शन प्रदान करना है। लेकिन याद रखना, इसको दंड देने का अधिकार नहीं है, ये केवल उपभोक्ता की सहायता के लिए, उन्हें मार्गदर्शन के लिए, उन्हें जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता अदालत। तो उपभोक्ता अदालत को उपभोक्ता फोरम के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 स्तर के ऊपर है, ये भी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। जो सबसे निम्न स्तर के ऊपर है यानी जिला उपभोक्ता फोरम, उसके अंदर 50 लाख से कम राशि के अगर कोई मुकदमे होते हैं तो वो जिला उपभोक्ता फोरम के अंदर दर्ज कराए जाते हैं। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक के जो मामले होते हैं वो राज्य उपभोक्ता फोरम में, और 2 करोड़ से अधिक के मामले हैं उनकी सुनवाई है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम की जाती है। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये करंट 2021 के अंदर जो भाई ये इसमें संशोधन हुआ है उसके तहत ये आंकड़े हैं। पहले ज़्यादा थे, अब इसमें कम कर दिए। तो ये याद रखना, जिला उपभोक्ता फोरम में 50 लाख से कम, राज्य उपभोक्ता फोरम में 50 लाख से 2 करोड़, और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में 2 करोड़ से अधिक के मामले। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कब कब हुआ? 2 बार हुआ, 2019 में और 2021 के अंदर। अब इनके अंदर क्या क्या संशोधन किया इन दोनों के अंदर देखो। 2019 के अंदर मुख्य संशोधन ये किया गया कि अब इंटरनेट के माध्यम से जो वस्तु हम खरीदते हैं उनको भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ले आया गया है। ठीक है। और जबकि 2021 के अंदर मुख्य रूप से ये जो पैसों की जो सीमा है मुकदमों की, इसमें चेंजेस किया गया है। वर्तमान के अंदर देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जबकि पूर्ण रूप से कार्यरत, पूर्ण रूप से जो मान्यता प्राप्त जो संगठित है वो मात्र उनकी संख्या 50 से 60 है। उच्च उपभोक्ता फोरम में अपील करने की अवधि पहले 30 दिन की थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसको बढ़ा के और 45 दिन कर दिया गया है। एक हमें इसमें ये याद रखना है कि ये जो उपभोक्ता फोरम 3 है, तो सबसे उच्च स्तर पे जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील है वह उच्चतम न्यायालय के अंदर की जा सकती है। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय आय व मानव विकास सूचकांक। सामान्यतः लोगों के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या होता है? तो सामान्यतः लोगों के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य वो ज़्यादा आय प्राप्त करना होता है, और इसके अतिरिक्त अन्य भी आर्थिक विकास के लक्ष्य होते हैं, जैसे नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की चाहिए, सभी आर्थिक विकास के लक्ष्य होते हैं। लेकिन उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ज़्यादा आय प्राप्त करना। विभिन्न लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जैसे पंजाब का एक कोई समृद्ध किसान है, वह चाहता है कि हमें बिल्कुल सस्ते मजदूर मिले, जबकि मजदूर ये चाहता है कि हमें अच्छे मजदूरी मिले। तो एक व्यक्ति के जो भाई मतलब विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं सभी के। इसके अंदर एक तो लोगों के लिए विकास के जो तरीके होते हैं वो उनमें भिन्नता हो सकती है। देश के विकास के विषय भी भिन्न हो सकते हैं, लोगों की धारणाएं भिन्न हो सकती हैं। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है वह दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो। देशों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? सबसे उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। इस आधार पर हम देशों की तुलना बेहतर ढंग से कर सकते हैं बजाय कि राष्ट्रीय आय के। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अब देखो भाई, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है वह केरल से अधिक है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में केरल ऊपर। इसका कारण क्या है? क्योंकि मानव विकास सूचकांक है वो केवल आय के आधार पर जारी नहीं किया जाता, वह आय, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 चीज़ों के सूचकांक के आधार पर जारी किया जाता है। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तो अधिक है, लेकिन केरल के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्थिति है वह हरियाणा से काफ़ी बेहतर है। इस वजह से मानव विकास सूचकांक में केरल ऊपर है। आर्थिक विकास है वो आर्थिक वृद्धि की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि आर्थिक विकास है उसके गुणात्मक आयाम भी होते हैं। इसके अंदर राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, इसलिए राष्ट्रीय आय है, ये जो राष्ट्रीय विकास या आर्थिक विकास है यह एक व्यापक अवधारणा है आर्थिक वृद्धि की बजाय। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। सार्वजनिक सुविधाओं का क्या महत्व है? दोस्तों देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम ऐसा नहीं कि पैसों के दम पे हम प्रदूषण मुक्त वातावरण है उसको खरीद सकें। ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास पैसे हैं तो हम बिल्कुल मिलावटी वस्तुएं हैं उनको छोड़ सकें। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे जैसे अपने हम व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक एक गार्ड लगाएं, एक तो पूरे हर घर के अंदर, एक पूरे गाँव के अंदर या पूरे शहर के अंदर ही कुछ भाई पुलिस वाले लगा दें। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए सार्वजनिक सुविधाएं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उनको व्यक्तिगत स्तर की बजाय सामूहिक रूप से उन चीज़ों को प्रदान करना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सस्ता होता है। आगे हम बात करते हैं विकास की धारणता का सिद्धांत। दोस्तों विकास की धारणता क्या होती है? देखो, विकास की धारणता
या फिर सतत पोषण विकास का मतलब होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। मतलब वह विकास जिसके अंदर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह संसाधन छोड़कर जाने की भावना निहित होती है। अगला हमारा समावेशी विकास। देखो भाई, जब हम लिंग, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों तक विकास का के लाभ पहुंचाने की बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे समावेशी विकास। यानी समावेशी विकास का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक है वो यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, वह मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई जारी करता है प्रतिवर्ष। ठीक है, एचडीआई का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? महबूब उलग ने किया था, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और इनका सहयोग किया था भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और सिंगरहंस ने। अमर्त्य सेन है, इसको 1998 के अंदर इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब देखो भाई, यद्यपि मानव विकास की जांच के लिए आय का स्तर है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा भी और भी स्तर में देखने पड़ते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के मानक है वो 3 मानक है: शैक्षिक स्तर, आय और स्वास्थ्य। ठीक है, और अगर मानव विकास सूचकांक के संकेतक की बात की जाएगी तो 4 आएंगे। यानी जो शैक्षिक स्तर है इसको 2 भागों में इन्होंने बांट दिया: स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। जबकि आय से संबंधित हो गया, प्रति व्यक्ति आय मापी जाती है वो भी अमेरिकी डॉलर के अंदर। और स्वास्थ्य से संबंधित हो गया जन्म के समय अनुमानित जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो यानी 3 मानक: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इन आधार पर और 4 संकेतक के माध्यम से हम मानव विकास सूचकांक जारी करते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 जो 2022 के अंदर भाई इसके डाटा प्रकाशित हुए हैं, इसके अंदर कुल 191 देश शामिल थे। विश्व का औसत एचडीआई है वो 0.762 है। 0 और 1 के बीच में इसका मानक होता है। 0 है वो न्यूनतम और 1 है वो अधिकतम मानव विकास को दर्शाता है। तो विश्व का औसत एचडीआई 0.762, जबकि भारत का 0.633 है और भारत मध्यम एचडीआई वाले देशों में आता है। दोस्तों देखो, 0 से 540 तक निम्न एचडीआई वाले देश आएंगे। 540 0.541 से 0.699 के बीच जिनकी रैंक आएगी वो आएगा सूचकांक, वो आएंगे मध्य एचडीआई वाले देश। तो भारत इस हिसाब से मध्य एचडीआई वाले देशों में शामिल है। एचडीआई रिपोर्ट जो 2022 में आई है, इसके अंदर पहला स्थान किसका? पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का और दूसरा स्थान है नॉर्वे का। हमेशा हम देखते हैं नॉर्वे पहले स्थान पर रहता है, लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है 0.962 पॉइंट के साथ, जबकि नॉर्वे 0.61 के साथ में दूसरे स्थान पर है। सबसे कम एचडीआई वाला देश है दक्षिणी सूडान, 0.385 जिसका एचडीआई है। भारत का स्थान 132 हुआ है, यानी पिछली बार की तुलना में भारत में 3 पायदान है, भारत नीचे है वो लुढ़क गया। पहले 129वां स्थान था, अब 132वां स्थान है, जिसका मूल्य, जिसका जो भाई मेन कारण है, जिसका भाई इसका जो मुख्य कारण है वह है जीवन प्रत्याशा, जो 69 से घट के वापस 67.2 के ऊपर आ गई है। और अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका, चीन, भूटान, बांग्लादेश, ये 4 देश एचडीआई रैंकिंग में भारत से ऊपर है। मात्र नेपाल और पाकिस्तान है वो भारत से नीचे है, भारत के पड़ोसी देशों के अंदर। भारत में मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब देखो ये थोड़ी उदाहरण देख लेते हैं हम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, एनआई वगैरह। तो देखो एक तो इसके लिए अपना 20 मिनट का वीडियो है, वो स्पेशल राष्ट्रीय आय से संबंधित मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा रखा है, तो उसको जरूर देखें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लूँगा। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी मतलब राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। देखो जीडीपी के अंदर जी का मतलब है सकल, और जी को एन के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो इसके अंदर से हम मूल्यह्रास से घटा देंगे, यानी जीडीपी के अंदर मूल्यह्रास शामिल है, जबकि एनडीपी के अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं है, जिसे एन में ट्रांसफर करेंगे। तो जो बीच वाला डी है ये डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डी से एन बनाएंगे जैसे जीएनपी या एनएनपी, तो डी का मतलब होगा डोमेस्टिक, एन का मतलब होगा नेशनल राष्ट्रीय। तो इसमें एनएफआई है, यानी कि इसके अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हम जोड़ देंगे। और जो एनएनपी है यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वो अगर अपने इसके ऊपर क्या बोलते हैं, चालू मूल्यों की बजाय अगर स्थिर मूल्यों के ऊपर, अगर एफसी के ऊपर होंगे, फैक्टर कॉस्ट पे होंगे, मतलब कि साधन लागत पे होंगे, उसे ही हम एनआई कहेंगे, यानी राष्ट्रीय आय कहेंगे। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना, ये तो आधार वर्ष क्या है 2011-12, 2015 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, पहले 2004-5 था। और जो वास्तविक जो अपनी राष्ट्रीय आय होती है वह स्थिर मूल्यों के ऊपर ही निकाली जाती है।
और अगर मुद्रास्फीति की दर को हम घटा देंगे तो चालू मूल्यों में से अगर मुद्रास्फीति की दर को घटा देंगे तो फिर वास्तविक आय आ जाएगी, यानी स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आ जाएगी। भारत में वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य यानी खर्च करने योग्य व्यक्तिगत आय क्या होगी, तो इसके अंदर जो हमारी व्यक्तिगत आय है उसमें से हम जो डायरेक्ट टैक्स जो हमारे प्रत्यक्ष कर हैं वो घटा देंगे, ठीक है। यानी जैसे हमारी सैलरी है वो 60,000 है, उसमें से जो हमारा टैक्स लगा, आयकर लगा, जो प्रत्यक्ष कर है वो 3,000 लगा, वो घटा देंगे, 57,000 बचेंगे। 57,000 है वो हमारी व्यय योग्य आय यानी खर्च करने योग्य हमारे हाथ में आने वाली आय है। और इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, कुल उपभोग प्लस में बचत। जो हम उपभोग करते हैं, जो हम खर्च करते हैं वो, और जो हम बचत करते हैं वो, दोनों को मिला लेंगे तो भी हमारी आय आ जाएगी व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है एक तो घरेलू सेवाएं यानी घर पर सेवाएं, जो अनार्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं जिनसे पैसा नहीं मिलता वो एक इसमें राष्ट्रीय में शामिल नहीं होंगी। गैर आर्थिक क्रियाएं जिनसे पैसा नहीं मिलता वो शामिल नहीं होंगी। पेंशन, वजीफा, भत्ता और वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय, काला धन, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय आय में केवल इसके अंदर आर्थिक क्रियाएं ही शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधि कौन कौन सी है? उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, सामाजिक लेखांकन विधि, 4 विधि है। सामाजिक लेखांकन विधि है, ये एक नवीन विधि है जो विकसित देशों के अंदर काम में ली जाती है। भारत की अगर स्पेशल रूप से बात की जाए तो भारत के अंदर उत्पाद विधि और व्यय विधि, इन दोनों विधियाँ का उपयोग किया जाता है। और वैसे तो तीनों क्षेत्रों को की गणना के लिए इन विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गणना के लिए उत्पाद विधि बहुत बेहतर है और तृतीय क्षेत्र के लिए व्यय विधि बहुत बेहतर है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान एनएसएसओ की स्थापना 1950 के अंदर की गई, मुख्यालय कोलकाता, जो राष्ट्रीय आय के अंदर सीएसओ की सहायता करता है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना यानी सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 को की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों हिंदू वृद्धि दर है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से संबंधित है, और ये शब्द ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। यानी प्रथम जो अपने दशक थे आज़ादी के बाद, उसमें आर्थिक वृद्धि दर बहुत कम रही थी, 3% के आसपास, 3.5% प्रतिवर्ष थी। तो इसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर के नाम से इसको संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा राजस्थान में कृषि उपज मंडी। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि विपणन के अंतर्गत क्या आते हैं। दोस्तों कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण वगैरह, ये सारी कृषि विपणन के अंतर्गत आएंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी, और जबकि कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1980 में हुई थी। राज्य में कृषि विपणन हेतु विभाग के पास में 40 तो संभाग नहीं, टोटल 10 संभाग हैं, 145 मुख्य मार्केट यार्ड हैं और 330 उप मार्केट यार्ड हैं। कृषि उपज मंडी समिति कितनी है? तो ये जो मुख्य मार्केट यार्ड है इनके अंदर एक एक कृषि उपज मंडी समिति है, जिनकी संख्या 145 है। इनको 5 भागों में बांटा गया है, उत्कृष्ट, क, ख, ग, ठीक है। कृषि उपज मंडियाँ है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका भाई इनकी जो विशेषताएं हैं क्या है? एक तो ये स्वायत्तशासी संस्था है, ठीक है। एक ये कृषि उपज मंडियाँ ये कृषि जिनसों की खरीद व बिक्री की सुविधा प्रदान करती हैं। ये क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण के अंदर मदद करती हैं। और ये मंडियाँ हैं ये बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य के ऊपर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। एक ये मंडियों के दैनिक भाव है ये मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाती हैं, और किसानों की सहायता से मंडी में आड़ती होते हैं। तो ये बात होगी अपनी कृषि उपज समितियों की, ठीक है। अब अपने को 2 चीज़ और याद करनी है कि इनके आय का स्रोत क्या होता है, इनकी आय का स्रोत क्या होगा। तो ये जो मतलब मंडियाँ हैं, कृषि उपज जो मंडियाँ हैं, इनकी आय के 2 स्रोत हैं। एक तो जो खरीदार आते हैं उनसे बाजार शुल्क लिया जाता है, और दूसरा जो मध्यस्थ दलाल होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। ये दोनों है ये मंडियों की आय के स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे कृषि उपज मंडी समिति के उद्देश्य क्या है। इनके उद्देश्य क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इसमें जो विशिष्ट कृषि की जिन्स मंडियाँ हैं, इनके बारे में हमें पूरा याद करना पड़ेगा। जो अपनी बुक के अंदर टेबल दे रखी है उसको, कि कौन सी मंडी कहाँ पे, जैसे जीरा मंडी भदवाजा जोधपुर में है, सोनामुखी मंडी सोजत पाली में है, ईसबगोल मंडी भीनमाल में है, संतरा मंडी भवानी मंडी में है, झालावाड़ में, लहसुन मंडी छिपा पड़ोद 12, अशोकगंधा मंडी है झालरापाटन झालावाड़ में है, अजवाइन मंडी कपासन में, आंवला मंडी चौमू, टिंडा मंडी शाहपुरा में है, प्याज मंडी अलवर और रसीदपुर सीकर में है। तो ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी अपने को। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, भाई
योजना में क्या है कि अगर कृषि कार्य करते समय अगर अंग विच्छेदन हो जाता है, ठीक है, कोई हादसा हो जाता है और उसके अंदर आदमी अपाहिज वगैरह हो जाता है, तो उसे 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति की कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसका जो आश्रित होता है उसको 2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब हम बात करते हैं ई नाम की, यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। क्या है ये भाई? ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके माध्यम से सभी किसान है वो अपनी उपज है उसकी इस पोर्टल के माध्यम से खरीद बिक्री कर सकते हैं। एक तो इस पोर्टल के माध्यम से क्या हुआ है कि किसानों को अपनी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलना संभव हुआ है। एक इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय व्यापारी हैं उनको अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में कृषि उत्पाद बेचने के अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे उपभोक्ताओं को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध हो जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये इसके फायदे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भाई इसकी स्थापना है वो 14 अप्रैल 2016 को हुई थी, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की। और अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान में इसकी स्थापना है और रामगंज मंडी कोटा से हुई थी। 2020 तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा जा चुका था। और ई नाम पोर्टल से राजस्थान की अगर बात की जाए तो 144 राजस्थान की कृषि उपज मंडियां इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। पहला ई नाम अंतर्राज्यीय व्यापार है वो 19 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को हुआ है। और अगर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ सकता है। एक तो इसके अंदर क्या है इस योजना में कि महिलाओं को 2 प्रसव के दौरान 45 दिनों की मजदूरी की समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा, यानी 45 दिन को उनको छुट्टी दी जाएगी उनको। महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह के ऊपर 50,000 की सहायता राशि। और अगर महिला श्रमिक है चाहे महिला हो चाहे पर मेल हो फीमेल हो, ठीक है, उन दोनों को अपनी बेटियों की शादी के लिए पुत्र के विवाह के लिए प्रत्येक पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और 60% से अधिक अंक लाने वाले श्रमिक की पुत्र पुत्री को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं हम राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज को, यानी भारतीय खाद्य निगम है वह अनाज प्राप्त करते कि यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज प्राप्त करके यानी बफर स्टॉक करके और सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को कम कीमत के ऊपर उपलब्ध करवाता है, जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, पीडीएस के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? भाई इसका उद्देश्य है गरीब उपभोक्ताओं तक कृषि उपज व अन्य खाद्य वस्तुओं को सही दामों के अंदर पहुंचाना, यानी कम कीमत के ऊपर। और अगर राजस्थान संदर्भ में देखा जाए तो इसके उद्देश्य एक तो है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है, एक समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस चीज़ में सहायक है। ये खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य पूर्ति में सहायक है, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा का जो अपना टारगेट है उसकी पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत सहायक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र जहाँ पर खाद्य की कमी होती है वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको कम कीमत के ऊपर यह खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाती है। उचित मूल्य की दुकान क्या होती है दोस्तों? उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से ही सरकार है ये जो आवश्यक वस्तुएं चावल, मिट्टी का तेल, गेहूँ वगैरह इन चीज़ों को नियंत्रित व उचित कीमतों के ऊपर उपलब्ध करवाती है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी, जिसे हम पीडीएस कहते हैं। जबकि नवीन या संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस 1992 के अंदर, जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस ये जून 1997 के अंदर। तो हमें याद करना है पीडीएस की शुरुआत 1960 के दशक में, आरपीडीएस 1992 और जबकि टीपीडीएस यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में प्रारंभ की गई। पीडीएस सर्वाधिक सफल कहाँ पर रहा? सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ में रहा है, जिसके अंदर न्यूनतम रिसाव है, यानी सबसे कम रिसाव की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ में आएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है? किसका? न्यूनतम समर्थन मूल्य का, यानी कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के ऊपर खाद्यान्नों की खरीद की जाती है, इसका क्या इसका सकारात्मक प्रभाव है? एक तो इससे कृषि मूल्यों में स्थिरता आती है, एक इससे किसानों को अच्छा प्रेरणादायक मूल्य मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि सार्वजनिक वितरण हेतु सरकार के पास में खाद्यान्नों का भंडार भी हो जाता है, जन बफर स्टॉक भी हो जाता है। अब हम बात करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का नकारात्मक प्रभाव क्या है। एक तो भाई इससे क्या हुआ कि किसानों द्वारा धान और गेहूं की फसल पे ही ज़्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि इनका समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है तो इनको ही वो ज़्यादा उगाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मोटे अनाज जो किसानों का मुख्य भोजन होता है उसका उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। एक धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, इससे पर्यावरण और जल स्तर के अंदर गिरावट आ रही है।
एक कई बार खदानों का भंडार है वो न्यूनतम बफर प्रतिमान है वो ठीक है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बाद में वो अनाज है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो इससे उसकी बर्बादी होती है। एक अतिरिक्त बफर स्टॉक करने से बाजार में मुद्रास्फीति की समस्या भी सामने आती है, क्योंकि बाजार के अंदर वो अनाज उपलब्ध होने नहीं पाता है, तो बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। एक पीडीएस डीलर है, वो अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार के अंदर बेचते हैं, ये कमी है। एक पीडीएस के अंदर रिसाव की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। जो डीलर होते हैं ये बीच के अंदर ही उसको बहुत सारे अनाज को बाहर बेच देते हैं मार्केट में। एक पीडीएस की राशन दुकानें हैं, इनके अंदर खाद्यान्न की गुणवत्ता अच्छी नहीं आती है। और एक अगर बात की जाए कि किस क्षेत्र के अंदर पीडीएस है वो सर्वाधिक सफल रहा, तो दक्षिण भारत में ज़्यादा सफल रहा है, जबकि उत्तर भारत के अंदर ये इसमें इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, इसमें ज़्यादा रिसाव हो रहा है। एक पीडीएस के कारण यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण राजकोषीय घाटा भी सरकार का बढ़ा है, क्योंकि कम मूल्य के ऊपर देती है सब्सिडी के तहत, तो इससे सरकार के ऊपर घाटा भी आता है। पहले की बात की जाए तो पहले एक ही राशन कार्ड से सभी वस्तुओं को निश्चित कोटा प्राप्त होता था, लेकिन अब वर्तमान के अंदर एपीएल कार्डधारी है उनको कीमत में कोई छूट नहीं है, केवल बीपीएल कार्डधारियों को फायदा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सहायता विभाग से अलग करके। सबसे पहले खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना, तो पहले सहायता विभाग के अंतर्गत ये काम करता था, लेकिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अलग स्थापना 1964 में की, ठीक है। और 1986 के अंदर जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, उसके अगले साल से 1987 से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी देखे जा रहे हैं, और 2001 के अंदर इसका नाम बदल के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कर दिया गया। यानी कि 1987 से ये उपभोक्ता संरक्षण के मामले तो देख रहा था, लेकिन 2001 में आके इसका नाम भी चेंज कर दिया, नाम के अंदर भी खाद्य नागरिक आपूर्ति के साथ साथ उपभोक्ता मामले भी जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? नंदन नीलकेणी समिति का गठन किया गया। नंदन नीलकेणी समिति ने क्या सुझाव दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि ये जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है ये वस्तु आधारित न होकर व्यक्ति आधारित होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको सब्सिडी देनी चाहिए, ना कि वस्तु आधारित। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो बैंक खाते सबके खुलवा रहे हैं जन आधार के माध्यम से आ रहे हैं, ये सब डीबीटी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2013 को इसका प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में कुल थोक विक्रेता की अगर बात की जाए तो 176 थोक विक्रेता हैं, किनके? उचित मूल्य की दुकानों के जो है इनके। और जबकि कुल उचित मूल्य की दुकानों की बात आएंगी तो 25,542 कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं। दोस्तों ये अपना इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था, मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें करवाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों अब आगे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और इस टाइम भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 2:45 बज रहे हैं। अभी इसको सेव करूँगा, 4 बजे के आसपास मैं सो पाऊँगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा अब मैं नहीं करने पाऊँगा, और लास्ट टाइम के अंदर कल का दिन है आपके पास में, जो मेरे पुराने वीडियो हैं उनको सुनने की कोशिश करना। अगर आप एसएसटी के देखो तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर कल शाम को मैं टेलीग्राम के ऊपर लाइव के माध्यम से करवा सकता हूँ। बाकी वीडियो शायद अब मैं और ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा, कल स्कूल भी जाना है मुझे। जय हिंद, जय भारत।